अगादिरोगान् सत्तानुशक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्य मोहार्दिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यस्यानन्दभवेन मङ्गलकला सम्भावितेन स्फुरत् नाम्ना सिद्धरसामृतेन करुणा वीक्षा सुधा सिन्धुना भक्तानां प्रभवप्रस्संहृतिजरा रागादिरोगाक्षणा शान्तिं यान्ति जगत्प्रधानभिषजे तस्मै परस्मै नमः। आज हम सब लोग मेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कशन करने के लिए आयुर्विंग्स द्वारा सारे लोग हम इकट्ठा हो गए। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत अच्छी देन है, जिसको हम अच्छी तरीके से समझ पाए तो हम बहुत सारी चीजें मेडिसिन में अच्छे से कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, 7 धातुएं आयुर्वेद में बताई गई हैं। 3 दोष, 7 धातु और 3 मल, इन 13 चीजों के ऊपर हमारी सारी चीजें जो है डिपेंड रहती है। और इसमें से रस रक्त धातु तक एलोपैथी की चिकित्सा जो है वो ज्यादा अच्छी काम कर सकती है। लेकिन रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, जैसे भी धातु गंभीर हो जाते हैं तो उन धातुओं की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद यही एक परम शास्त्र है, जिसमें हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स हम रुग्णों को दे सकते हैं। लोग काफी अपेक्षाएं लेकर हमारे पास आते हैं और वो रिजल्ट जब आते हैं तो हमें उनको किस तरीके से काउंसिल करना है, किस तरीके से आगे जाना है, ये हम देखते हैं। प्रैक्टिस में हम काफी डिसीजेस के पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन आजकल हम देखें तो हमारी जो चिकित्सा है उस प्रक्रिया में प्रायः हमें सारी चीजें देखने के लिए यह लगता है कि हमें, जैसे बताया गया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर हम फिटेस्ट है तो हम सबसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो हमारा साइंस फिट है, हम भी और ज्यादा फिट हो जाए थोड़ा नॉलेज लेके तो काफी अच्छे हम मेहनत कर सकते हैं या काफी अच्छे रिजल्ट्स लोगों को दे सकते हैं। लेकिन अभी जमाना थोड़ा बदल गया है। नाउ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फोकस्ड। आप किसी चीज पे बहुत अच्छे से फोकस हो जाओ, एक बार का नॉलेज उससे प्रिसाइजली और सही ढंग से पाओ तो अच्छा हो सकता है। एलोपैथी भी हमें आज यही सिखाती है। आज एक मेडिसिन से लेकर उसकी लगभग 10-12 ब्रांचेस है। हर ब्रांचेस में अलग 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 स्पेशलिटीज होने लगी है, स्पेशलिटी हो गई है। सर्जरी में अलग अलग ब्रांचेस हो गए। पूर्वी सीवीटी सर्जरी का था पहले, तो वो उसकी जगह अब सीवीटी कार्डियोथोरेसिक अलग हो, कार्डिया अलग हो गया, थोरेसिक अलग हो गया। तो हर चीज में डिफरेंशिएशन होना शुरू हो गए। वैसे वैसे वैद्यों में भी वात स्पेशलिस्ट, पित्त स्पेशलिस्ट, कफ ऐसे पहले थे वैद्य हो सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ अब धातु चिकित्सा का समय आ गया है। क्योंकि हमारे शरीर का धारण करने वाली जो चीजें हैं उसमें ये सारे चेंजेस आजकल दिखाई देते हैं। जैसे रसायन अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसके पहले ही अभी बाद में बताया गया है कि धीरे 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 भवन्ति सर्वे दोषा ही ग्राम्य आहार सेवनात्। ग्राम्य आहार सेवन से हमारे शरीर में काफी दोष बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिससे धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गए हैं। और हर चीज का परिणाम आखिर तक पहुंचते पहुंचते ओज क्षय, शुक्र क्षय, अस्थि क्षय, मज्जा क्षय, ऐसे धातु क्षय के ऊपर आज आकर पहुंच गया है। और इसको ट्रीट करने के लिए आयुर्वेद यही सबसे बड़ा शास्त्र है, क्योंकि ये हर धातु को बल देने में, धातु की सारता में, धातु का बल जो है, प्राकृत बल है, वो बढ़ाने में महत्व ज्यादा देता है। सिर्फ रिपोर्ट्स अच्छा करना नहीं है, वो लगातार अच्छे रहे, दीर्घ काल समय तक हमारे अच्छे रहे और हमारे शरीर में विकृति ना हो, इसके लिए आयुर्वेद के जो बताए हुए ग्रंथ है उसका हमें सही अध्ययन करना चाहिए। पहले वाले ग्रंथ थे वो मनी ओरिएंटेड नहीं थे, वो रुग्णों के मन को जांचने के लिए थे। तो मन की परीक्षा करने के लिए थे, मन से परीक्षा करने के लिए थे।
तो हर चीज में अगर हम ग्रंथों के ऊपर विश्वास करते हैं और धीरे 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 आगे जाकर हर धातु की चिकित्सा अच्छे से समझ सकते हैं, तो रस से लेकर शुक्र तक हर धातु में हम स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो आजकल हम रस धातु की चिकित्सा में, रक्त धातु की चिकित्सा में काफी अच्छे सुयश पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ धीरे 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 आज देखा जाए तो आज के जमाने में 10 में से पहले एक कपल इनफर्टिलिटी के लिए आता था। लगभग 8 से 9 कपल्स में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आता था। लेकिन आज जो शुरुआत हो गई है, 10 में से लगभग 4 से 5 कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या दिखाई देने लगी है, जिसके कारण इस विषय का सविस्तर अध्ययन करके अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इसके काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये काफी जरूरी चीज हो गई है। कैन आई गेट माई प्रेजेंटेशन प्लीज? फर्स्ट स्लाइड लाइक दैट। तो जैसे जैसे धीरे धीरे अगर हम एक एक चीज को देख के आगे चलते हैं तो हमें हर धातु के ऊपर स्पेसिफिक होके उसके काम करने में काफी मदद मिलती है। हम मानते हैं कि रस से लेकर शुक्र तक धातु धीरे धीरे बनते हैं। जैसे रस से शुक्र धातु बनने के लिए सुश्रुत ने 14वें अध्याय में बताया है कि मासे न रस से शुक्रम भवति। तो ये जो 7वां जो शुक्र धातु है उसको बनने में काफी समय लगता है। दश प्राणायतन में उसकी गणना की गई है। उसके शुक्र व दो स्रोतस अलग से बताए गए हैं, शुक्र स्थानानि अलग बताए गए हैं, अस्ना मध्यम प्रजाति से चरक ने अलग से जो बताया। तो ये हर चीज का हम धीरे धीरे जैसे से फोकसली हम नॉलेज ले लेते हैं। तो ये प्रोसेस कैसी बनती है, रस से लेकर एक एक धातु कैसे बनता है, जैसे क्षीर दधि न्याय से शुक्र कैसे का उसमें क्या फर्क आएगा, केदार कुल्य न्याय से क्षीर शुक्र बनेगा उसमें क्या फर्क आएगा, कपोत खले न्याय से शुक्र बनेगा। तो इन तीनों न्यायों से शुक्र धातुओं को हम कैसे अच्छे बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे उस स्रोतस में होने वाले शुक्र दुष्टिजन्य जो कुछ के 8-10 प्रकार बताए गए हैं उनकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, ये चीजें हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसको हम किस तरीके से हम आगे ले जाए, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम तहे दिल से उसमें देखें तो उसके लिए हमारे पास काफी साइंस में बताई हुई चीजें हैं, जिसको हम अगर सही ढंग से काम करना शुरू कर दे तो हम अच्छी तरीके से लोगों को सही चिकित्सा दे सकते हैं। तो खले कपोत न्याय से शुक्र कैसे बनता है, केदार कुल्य न्याय से कैसे बनता है, क्षीरदधि न्याय से कैसे बनता है, अलग अलग न्यायों से बनने वाले शुक्र में क्या फर्क रह सकता है और हम उसको जल्दी बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम आगे बहुत ही सूक्ष्मता से हर चीज को हम देखना शुरू करेंगे धीरे धीरे। हमारे इसमें जैसे धातु जो है, जैसे आप देखिए रस धातु स्त्री में और पुरुष में लक्षण एक जैसे ही है। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, क्षय और वृद्धि के लक्षण दोनों में एक जैसे ही बताए गए हैं। तो शुक्र धातु के भी लक्षण उसी प्रकार से होंगे ना, या नहीं होंगे? शुक्र धातु में स्त्रियों में शुक्र धातु के लक्षण अलग रहते हैं, पुरुषों में अलग रहते हैं, ऐसे नहीं बताया है। शुक्र क्षय के लक्षण नहीं बताए, शुक्राचिरम प्रसिचेत शुक्रम शोणितमेव, इस प्रकार से बताए गए शुक्र क्षय के लक्षण में। जैसे शुक्रम शोणितमेव, शुक्रम चिरात प्रसिद्ध, शुक्र की उत्पत्ति देर से होती है। तो ये शुक्र क्षय के आज हमें जितने भी पेशेंट्स हमें दिखाई देते हैं उसमें सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो है ये शुक्र क्षय के दिखाई देते हैं, जिससे धातु क्षय होने की परंपरा से अगर हम धीरे धीरे चलते हैं तो वो धातु परंपरा से उनमें शुक्र धातु बनना दूर होता है। आजकल हम पीसीओडी मानते हैं, उसमें भी शुक्रम चिराग प्रसेचन, स्त्री शुक्र का प्रसेचन जो है वो धीरे से या लेट होना शुरू हो जाता है। वैसे शरीर में भी शुक्र धातु की उत्पत्ति होना जिस समय में होना चाहिए वो नहीं होता है, यही कहा। तो आजकल हमारे इसमें शुक्र क्षय के, शुक्र दुष्टि के, शुक्र इसके पेशेंट्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसमें हम पेशेंट जाए तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं, तो पहले इसमें देखते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी को क्यों बोलते हैं कि 1 साल में लगभग 12 महीने तक अगर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस रहा, हफ्ते में 3 बार से ज्यादा रहा और फिर भी अगर बच्चा नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि उसको मेल इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स आ गए। आज इसके लक्षण और इसकी प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि 10 में से 5 या 6 तक ही कपल्स जो है ये डिफिकल्टी करते हैं, कंसीव होने में प्रॉब्लम्स रहते हैं।
तो इसको हम अगर हम देखने जाए तो जैसे भी देखने का दृष्टिकोण रहता है, इट इज सेड दैट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंडामेंटल्स है उसको हम सही तरह से जानेंगे, तब हमें ये चीजें पता चलेगी। शुक्र वृषण मूलम शेफश्च, तो वृषण और शेफस ये जो रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी जो है इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। वहां वो समझने के बाद धीरे धीरे उसकी रचना जो है उसके समझने के साथ साथ उसकी क्रिया कैसी होती है ये हमें समझने की जरूरत है। पुराने जमाने में ग्रंथ के समय में शायद ये चीजें हमें ज्यादा देर तक पता नहीं थी। क्लिनिकली उसमें रिजल्ट कैसे लाए हर स्टेज पे, ये सारी चीजें हमारे ग्रंथ में है। लेकिन क्लिनिकली जो रिजल्ट्स देते हैं उसके लिए जो फार्माकोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, पैथोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, ये सारे एविडेंस आज हम मॉडर्न के इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम सही ढंग से समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा, हाँ इसको शुक्र प्रसेक में प्रॉब्लम है, शुक्र निकलने में प्रॉब्लम है, या शुक्र तैयार होने में प्रॉब्लम है, या स्पर्म्स तैयार होने में प्रॉब्लम है, या किस हद तक कहाँ प्रॉब्लम है, टेस्टिस में है, एपिडिडाइमिस में है, सिग्नल डक्ट में है, सेमिनल डक्ट में है, या और कहीं प्रॉब्लम है, इसको हम बारीकाई से जांच कर सकते हैं। और जहां प्रॉब्लम है वहां फोकस ट्रीटमेंट करके, वहां सर्जिकल करके हम उसको ट्रीट करते हैं, तभी हम आगे जा सकते हैं। समझो टेस्टिस में प्रॉब्लम है, तो टेस्टिस में वैसे होता क्या है, तो टेस्टिस में सिर्फ आप देखेंगे तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो शुक्र धातु की उत्पत्ति धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे हमने गाने में 1 से 2 से 4 ऐसे ही होते हैं, वैसे एक स्पर्मेटोगोनिया से माइटोटिक डिवीजन से 2 और फिर मियोटिक डिवीजन से 2 से 4 एक सेल से 4 स्पर्मेटोगोनिया कैसे तैयार होते हैं, ये हमें आज का साइंस बताता है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट साइंस है। आप आपके बच्चों में जिस प्रकार के डीएनए चाहिए, जिस प्रकार का गुणधर्म आपको चाहिए, वो सारे गुणधर्म आप ला सकते हैं। ये बहुत छोटा साइंस नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंस है। इसीलिए हमें उसके ऊपर बहुत ही ध्यान से फोकस करना चाहिए कि आपको आगे जाने वाले बच्चे में डायबिटीज नहीं चाहिए, कैंसर नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़की ही चाहिए, खूबसूरत चाहिए, स्पोर्ट्स जीन्स चाहिए, वर्ण ऐसा चाहिए, हर चीज आप डिसाइड करके तैयार कर सकते हैं। इस काल को बोलते हैं डिजाइनर बेबी कंसेप्ट। और डिजाइनर बेबी कंसेप्ट के लिए हमें समझो लड़का ही चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो उसमें वाई स्पर्म होना ही जरूरी है। तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, एचपीजी एक्सिस कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें जब पता चलेगी, अंदर तक आप उसको अच्छे से समझ सकोगे, तो धीरे धीरे आप पेशेंट्स के रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल बहुत अच्छे से कर सकोगे, और धीरे धीरे उसकी चिकित्सा भी हम काफी अच्छे हद तक कर सकते हैं। वैसे रिपोर्ट्स आजकल हम जो देखते हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया है या ये है, इसके बारे में बात करेंगे, ये भी क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं। हम जब स्कूल पहले कॉलेज में गए थे 85 में, तब तक स्पर्म का नॉर्मल 80 टू 120 मिलियन तक स्पर्म काउंट रहता था। उसके बाद 60 मिलियन तक आना शुरू हो गया। उसके बाद 40 मिलियन से ज्यादा अच्छा होना माना गया। उसके बाद 20 मिलियन तक आ गया। आज 5-10 मिलियन के आगे हैं तो भी लोग अच्छा रिपोर्ट मानते हैं। ये समस्या आ गई है। तो धीरे धीरे सारे लोगों का शुक्राशय काफी मात्रा में, और गत विगत सिर्फ 40 सालों में ही ऐसी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। पहले कैसी बार लोगों को ऐसे देखा जाता था कि जैसे सास के साथ बहू भी डिलीवरी के लिए जाती थी, या बहू के साथ सास भी डिलीवरी के लिए जाती थी। आपके छोटे चाचा की उम्र और बड़े चाचा की उम्र, इन दोनों में लगभग 30 से 40 साल का समय रहता था। तो उनका शुक्र कितना पोटेंट रहता था, ये सोचो। कहाँ गई हमारी ये ताकत? हमारे रस से शुक्र तक तैयार होने में हमें जो तैयारी थी, तो ये, तो डब्ल्यूएचओ के क्राइटेरिया भले अलग हो, लेकिन हमारे क्राइटेरिया अलग थे। हम 16 से 70 साल तक जवान खुद को रख सकते थे, ये हमारा। जैसे महालक्ष्मी विलास के रस में बताए, तारुण्य लक्ष्मी प्रतिबोधनाय श्रीमद विलासो रसराज ऐशा।
ये विसल महालक्ष्मी विलास रस किस लिए? तारुण्य लक्ष्मी का प्रतिबोधन करने के लिए है। जो कम हो गया है उसको बढ़ाने के लिए देने वाला रस है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर बात क्या करने हैं, इस क्राइटेरिया के ऊपर हमारे ड्रग्स कैसे अच्छे से काम करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में हमारे हर लेक्चर में देखना शुरू करेंगे कि कौन सा सुवर्ण भस्म देने के बाद क्या होगा, रौप्य भस्म देने के बाद क्या होगा। समझो जो भी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया से कम है तो बच्चे होते नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अगर धातु उस क्राइटेरिया तक लाना है, पीपल नाउ डोंट बिलीव इन डॉक्टर्स, नाउ पीपल बिलीव इन रिपोर्ट्स। जैसे पहले क्या था कि डॉक्टर बोलता था ये दवाई ले लो, पेशेंट बोलता था ठीक है सर मैंने ये दवा ले ली, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, दोनों के बीच का मामला था, खत्म हो जाता था। अब रिपोर्ट्स का थर्ड अंपायर आ गया है, किसी को भी शक लगा तुरंत वो ये ले लेता है, तुरंत रिव्यू कर लेता है, रिपोर्ट देख के बोलता है डॉक्टर ये दवा इफेक्ट नहीं हो रही है। जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को सर मेरा ये रिपोर्ट आना चाहिए, उसके लिए आप मुझे सही दवा दे दो। और उस वक्त आपको टाइम बाउंड रिजल्ट देना जरूरी होता है। तो जो क्राइटेरिया के अंदर हमारे रिपोर्ट्स आए, अगर वो नहीं है तो उसको उस क्राइटेरिया में कैसे लाना है, इसको देखने के लिए हमें अच्छा सा प्रयास करना पड़ेगा, फोकस्ड एफर्ट लेने पड़ेंगे, जिससे हम धीरे 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 सही नतीजे पे पहुंचे। और लोगों को जो चाहिए कि मुझे रिजल्ट भी चाहिए और रिपोर्ट भी अच्छा चाहिए, ये सारी चीजें हम उनको दे सकते हैं। तो धीरे धीरे हर चीज के लिए हम आगे जाएं तो उसके लिए जा सकते हो। ये बेसिक्स समझ के हम थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिक्स में हमने ये देखा कि किस ढंग से हमें आगे जाना है। फिर अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो हमने 12th में बाकी जाके आगे पढ़ा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी, जैसे बीज में पूरा पेड़ रहता है, बीज में पूरा पेड़ रहता है, इसका मतलब हमारे शरीर में जो भी आगे आने वाला है वो हमारे टेस्टिस में रहेगा, एपिडिडाइमिस में आएगा, एपिडाइमिस से मिकल वेसिकल से आएगा और फिर वो आगे चला जाएगा। तो इस पूरे जेनेटिक कोड का डिस्क्रिप्शन जो है, एन्क्रिप्शन जो है, उसको छुपा हुआ जो है वो टेस्टिस में, इतना इंपॉर्टेंट ये है। जैसे एआई के और इसके सारे स्टोर के सर्वर्स रहते हैं जिसमें सारा डेटा रहता है, वैसे हमारे जीवन का पूरा डेटा, उस कुल का, उस गोत्र का, उस समय आने वाले आगे जो ट्रांसफर करने वाले जीन्स है, उन सबका डेटा जो है वो यहाँ रहता है। हमें जो ज्ञान है कि चलो वहां स्पर्मेटोगोनिया तैयार हो जाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम से वो तैयार होके फिर आगे आएंगे, फिर वहां से रह के धीरे 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 वो से एपिडाइमिस में जाके रहेंगे, एपिडाइमिस में से वास डिफरेंस से होकर फिर वो सेमिनल वेसिकल में जाके रुकेंगे, वहां फ्रक्टोज और बाकी इनके साथ मिलके वहां रुकेंगे। जैसे समय मिलेगा वैसे यूरिनरी द्वार बंद हो जाएगा और फिर प्रोस्टेटिक ओपन होके फिर वहां से वो संबंध के समय आनंद दे के शुक्र का विसर्जन हो जाएगा। ये लगता है सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए जो स्पर्म आना चाहिए उसके लिए हमारे बॉडी को काफी मेहनत करती है। ये हमारे शरीर का सबसे लेट तैयार होने वाला धातु है और इसके कारण ही हम हमारी परंपरा को आगे चला पाते हैं। तो हमें सिर्फ प्रजा नहीं चाहिए, जो प्रजा चाहिए सुप्रजा चाहिए, उसकी गुणवत्ता जो है, क्वालिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। संतति क्वालिटेटिवली चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी कैसी हो ये देखने के लिए है। तो आपके पास आज जो पेशेंट आ रहे हैं सिर्फ धातु स्पर्म काउंट और ये बढ़ाने के लिए, ये पेशेंट को भी आप सो छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके पास आगे वाले 10 साल में ऐसे लोग आने वाले हैं कि जो पूछेंगे कि भाई हम दोनों को डायबिटीज है, मेरे बच्चे को डायबिटीज ना हो, क्या वैद्य जी आप वैसी दवा दे सकते हैं, इससे ये चेंजेस हो सकते हैं। आप कह सकते हैं यस, शुद्धे बीजार्तवे शुक्ले स्वकर्मे क्लेश चोदितो, शुद्ध बीज और आर्तव से जब तैयार होगा तभी उस बीज में पहले वाले दोष नहीं आएंगे। सिर्फ हमारी ही चिकित्सा ऐसी है रस शास्त्र की या वाशीकरण चिकित्सा शास्त्र की जहां बताया है अपत्योपि भवेत् पुमान, अरे आपको लड़का नहीं होगा आपके लड़के को भी लड़का होगा, इतना भी समृद्ध करने में हमारा शास्त्र समर्थ है। आज कौन सा शास्त्र प्रतिज्ञा से ये चीज बता सकता है कि अरे आपको नहीं आपके लड़के को भी लड़का होगा, इतना उसका शुक्र अच्छा होने की क्षमता हम दे सकते हैं।
तो ये परंपरा, ये ताकत जो हमारे शास्त्र में है, उसको हमें समझना है और उसको आगे लेके जाना है। सिर्फ ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी कहाँ क्या होता है, ये समझना एक बात है जो हमने टेक्सचुअली 3-4 साल में पढ़ी हुई है, देखी हुई है, समझी हुई है, वो इंफॉर्मेशन है। आयुर्वेद में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका नॉलेज है, उसका अंडरस्टैंडिंग है, उसका डेप्थ है और उसको कैसे चेंज करने का है, इसका पर्सपेक्टिव दिया है। अगर आप वो पर्सपेक्टिव समझ जाओगे तो यहां से आके आप जा सकते हो। ये जो शुक्र धातु है, इसके आगे आप जा सकते हो और आगे वाली प्रोजीनी में आपको जो भी चेंजेस चाहिए वो ला के आप डिजाइनर बेबी कंसेप्ट पूरी दुनिया के लिए बना सकते हो। इसीलिए इस सिस्टम को जानना ज्यादा जरूरी है। कहाँ से क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन सा रग कहाँ काम करता है, कैसे काम करते हैं, ये आगे हम समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस ढंग से हम सिस्टम को सिर्फ समझ रहे हैं, लेकिन इस पूरा जेनेटिक कोड हमारा जो बॉडी का है वो कहाँ रखा हुआ है, टेस्टिस में रखा हुआ है। टेस्टिस में एक स्पेशल प्रोसेस रहती है, हर चीज को बनाने के लिए शुक्र धातु जरूरी है। आयुर्वेद ये मानता है कि केवल स्पर्म ही शुक्र धातु नहीं है, हर धातु का अपना शुक्र होता है। रस का शुक्र, रक्त का शुक्र, मांस का शुक्र, मेद का शुक्र, अस्थि का शुक्र और शुक्र का शुक्र। तो हर चीज में जो जनन शक्ति है, हर धातु में जो जनन शक्ति है, वो उस धातु का शुक्र है। जैसे कैंसर में उस धातु का शुक्र दुष्ट हो जाता है, अस्थि धातु का, तो अस्थि धातु का कैंसर होगा। शुक्र धातु का शुक्र दुष्ट होगा तो शुक्र धातु का कैंसर होगा, क्योंकि वहां सेल बढ़ना शुरू हो गया है। पहले से ही दुनिया में जब आए तो सृष्टि के उत्पत्ति में सबसे पहली एक इच्छा बताई गई, एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं और मैं बहु होना चाहता हूं। और उसके लिए सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। और एको हम बहुश्यामा, ये जो मंत्र है, इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए ये हमारी टेस्टिस जो है ये आज दिखाई है कि एक को अनेक कैसे बनाना है, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड करके फिर उसमें कैसे लाने हैं, और फिर दो हैप्लॉइड्स को इकट्ठा करके फिर डिप्लॉइड करके फिर उसको नई सृष्टि में कैसे लाना है और उसको किस तरीके से सबसे अच्छा बनाना है। ये चीजें अगर हम सीखते हैं तो हम आयुर्वेद सीखे हैं ऐसे मानते हैं। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज हमने उसका ले लिया, चलो यहाँ टेस्टिस है, यहाँ वास डिफरेंस है, यहाँ सिटोसिस है, यहाँ एपिडाइमिस है, यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल होगा, नहीं वेरिकोसिल रहेगा तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, फिर उसके लिए क्या करना है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस रचना से हमें लगना है कि ब्रह्मदेव ने जो पुरुष की और स्त्री की रचना की है, इस सृष्टि में इन दोनों का जो निर्माण किया है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसको श्रेष्ठ तत्वों पे कैसे आगे बढ़ाना है, इन चीजों को हम इससे आगे ले जा सकते हैं। तो टेस्टिस ये सिर्फ हमें एक शुक्र जनन या उत्पत्ति का अवयव मानना नहीं चाहिए, ये डीएनए एन्क्रिप्शन का हमारा सबसे बड़ा डेटा सेविंग सेंटर है। और इसके लिए अगर हम सही ढंग से काम करें, वहां सही इंफॉर्मेशन हम रखें, तो हमें जो चीजें चाहिए वही सिर्फ वहां हम आगे दे सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको हम चेक करके दे सकते हैं। जैसे मेल होने के लिए एक सेक्स गोनाड जो है, वो क्रोमोसोम होना जरूरी है, वाई होना जरूरी है, वो रहेगा तभी मेल फॉर्म होगा, तभी टेस्टिस और या वृषण या शेफस जो है ये तैयार होंगे। लेकिन उसको कैसे ट्रांसफर करना है आने वाले गर्भ में, ये नॉलेज जो है ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बताया हुआ है कि इसमें से कौन सा सिलेक्ट होना है और किसको प्रिडोमिनेंट करना है। शुक्र वृद्धि का मतलब, शुक्र अगर ज्यादा है तो पुरुष होता है और आरतों का प्राधान्य है तो स्त्री होती है। तो यहाँ शुक्र से हमें क्या लेना है, अलग अलग जगह उसके मतलब क्या है, इन सारी चीजों को हम डिटेल्स आगे वाले हमारे चैप्टर्स में आने वाले 10 दिन में हम धीरे धीरे एक एक को बहुत ही सूक्ष्मता से हम जानने की कोशिश करेंगे। आज एक विहंगावलोकन जैसे एक हम स्काईबर्ड व्यू के रिव्यू के जैसे रिव्यू लेते हैं कि इसमें से आगे हमें क्या सीखना है। हम जो सीखेंगे वो सिर्फ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ये चीजें नहीं सीखेंगे, वो तो सीखेंगे ही, वो तो 5 मिनट का 10 मिनट का इंफॉर्मेशन का काम है।
लेकिन उससे जो समझना है, वो समझ के हमें आगे चलना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और वो अगर हम समझे तो टेस्टिस को सिर्फ स्ट्रक्चरल सेंटर हम नहीं समझेंगे। टेस्टिस ये हमारा जेनेटिक कोड ट्रांसफर जो करना है उसका सेंटर है, और उसकी रक्षा हमें अच्छे से करनी चाहिए। फिर हमारे जो मिथ्या आहार विहार है, बाकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, इन चीजों को हम तब समझ के फिर शुक्र धातु की उत्पत्ति बहुत ही सारवान और अच्छे शुक्र को तैयार करेंगे, जिससे बनने वाली संतति ये बहुत ही हाई आईक्यू वाली होगी, अच्छी होगी, ईक्यू उनका अच्छा होगा, हर चीज से वो सही प्रजा जैसे हम मानते हैं वैसे हो सकता है। तो होने वाली प्रजा में कोई विरूपता ना हो, कुरूपता ना हो, उनमें कोई बाकी चेंजेस, थैलेसीमिया ना हो। ये जो भी हम अलग अलग टेस्ट करवाते हैं चौथे पांचवें छठवें महीने में, फीटल एनोमली स्कैन, ये एनोमली ना हो इसके लिए हम पहले से प्रयास करते हैं। बाद में प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, एक बार उसमें आ गया वो आगे तक चला जाएगा। तो वो आगे कैसे ना जाए, कोई फिटल एनोमली उसमें कैसी ना हो, उसका हियरिंग प्रॉपर रहे, उसका विजन प्रॉपर रहे, कलर ब्लाइंडनेस ना आए, उसका नाक सही हो, थैलेसेमिया ना हो, बाकी चीजें ना हो, ये अंदर से और बाहर से दिखने वाले हर धातु की सारता उसकी ऐसी अच्छी हो, अच्छी कैसी हो, ये हमें इस स्ट्रक्चर से लेना है। इस स्ट्रक्चर से हम अच्छा करेंगे तब हम उसको अच्छे से देख पाएंगे। नेक्स्ट वन। तो सिर्फ स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका फंक्शन जो है वो किस ढंग से होता है, ये अगर हम समझ के करते हैं फिर हमें उसमें काफी अच्छा इंपॉर्टेंस मिलता है। तो स्ट्रक्चर समझे तो हमें पता, लेकिन स्ट्रक्चर में हमें समझना क्या है कि ये जो पार्ट है ये हमें आगे जाके सबसे महत्वपूर्ण चीजें देने वाला है। होने वाली प्रजा सिर्फ प्रजा न होके सुप्रजा हो, इसके लिए हमें क्या करना है ये बताने वाली ये चीजें हो सकती है। नेक्स्ट वन स्लाइड। फिर ये कैसे तैयार होता है, इसका हार्मोन कैसे करता है, कैसे ढंग से होता है, ये सारी चीजें हम बाद में पता करेंगे। ऐसे बोलते हैं सेक्स डजंट लाइज बिटवीन द थाइज, इज लाइज बिटवीन टू ईयर्स। हमारे मज्जा धातु में ब्रेन से स्टिमुलस तैयार हो जाते हैं, और वो स्टिमुलस जैसे है हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस तैयार होके आएगा, पिट्यूटरी तक पहुंचेगा, फिर वहां से एफएसएचएस पहुंचेंगे, फिर वो जाके एलएच में साइन करेंगे। इसीलिए आप यहाँ देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान इसमें टेस्टिस से भी ज्यादा जो है हाइपोथैलेमस का है। टेस्टिस के साथ साथ सिर्फ टेस्टिस देखने नहीं का, लेकिन हाइपोथैलेमस भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हमें फोकस करना है। इसीलिए प्रजा उत्पत्ति के लिए वृक्षतम गोष्ठी में सबसे अच्छा वृक्षतम क्या बताया है, सबसे श्रेष्ठ वृक्ष ऐसे हमें क्या बताया है, वो बताया है चीज हमें सबसे अच्छा मनस मन की सबसे अच्छी स्थिति जो रहती है वो शुक्र उत्पत्ति के लिए अच्छी रहती है। तो मन अच्छा होना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये हमें हाइपोथैलेमस से पता चलती है। आज हम पंचकर्म से मन की स्थिति अच्छी कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच को रिलीज करने के लिए बोल सकते हैं, पिट्यूटरी को कंट्रोल थोड़ा सा अच्छा करके एफएसएच एलएच का रेशो जो है ये आप देख सकते हैं। फिर वमन से क्या चेंजेस होता है, विरेचन से क्या चेंजेस होता है, एफएसएच एलएच में कैसे चेंज होते हैं ये हम देख सकते हैं। लेडिक सेल से जब टेस्टोस्टेरोन होके आएगा, सर्टोलिस सेल्स में उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, वो किस ढंग से होता है और इनको किस ढंग से हम मैनेज कर सकते हैं हमारे ट्रीटमेंट के द्वारा या हमारे ड्रग के द्वारा, और उससे अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस बन के जो कुछ एक स्पर्मेटिड से 4 स्पर्मेटिड आगे जो बनने वाले हैं वो भी सारे के, जिसका हेड अच्छा हो, एक्रोसोम अच्छा हो, उसका मिड पीस अच्छा हो, उसका डीएनए अच्छा हो, उसका टेल अच्छा हो, उसमें कोई विकृति ना हो, इस प्रकार के अच्छे से अच्छे स्पर्म हमें बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, दवा कैसे काम करती है और नेचुरल कैसे होता है, और आगे जाने वाली इस प्रकृति को हम निश्चित रूप से किस दवाओं से किसको ठीक कर सकते हैं ये आगे आके हम देखेंगे। एक बार वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, तो अपने आप ये सारी रिले जो है 3-4 चीजें उसमें रहती हैं, उसको हम अगर समझेंगे तो हमें पता चलेगा।
तो सौमनस्यम गर्भजननाम श्रेष्ठम, सौमनस्य या उत्तम या आनंदी मन की अवस्था है, ये गर्भजनन के लिए सबसे श्रेष्ठ है। वो हर्षण, वो चिकित्सा हमारे मन के लिए कैसे काम करती है, ये हम हाइपोथैलेमस से सीखेंगे। और हाइपोथैलेमस से सौमनस्य का अच्छा सा प्रयोग करके, इसीलिए शिरोधारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी के लिए। आपको सिर्फ टेस्टिस के ऊपर लेप लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने से काफी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी बात आपके ध्यान में आएगी, तब जाके सब शरीरगत शुक्र को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम हर संप्राप्ति को एलोपैथी की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे, इस फिजियोलॉजी को आयुर्वेद की देखेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी थोड़ी सी अलग है। रस से लेकर, रक्त से लेकर फिर बनेंगे। फिर समझो यकृत में जाके धात्वग्निपाक होता है, तो वहां शुक्र कैसे बनता है, फिर हमें पता चले कि अरे वहां एसएचबी जैसे हार्मोन ब्लाइडिंग जो है वो वहां यकृत में बनता है, और उसको बाइंड होके फिर बनेगा, फिर टेस्टोस्टेरोन बनेगा, फिर फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, फिर वो बढ़ने के बाद हमें जो चाहिए वो रिजल्ट्स उससे आ सकते हैं। और अगर वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम भी है तो भी शुक्र धातु को कैसे परिणाम कर बनाना है, इन चीजों को हम आयुर्वेद के माध्यम से, हमारी दवाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये जो पैथोफिजियोलॉजी, ये समझना इसके लिए जरूरी है, क्योंकि किस स्तर पे प्रॉब्लम है उस स्तर की चिकित्सा जरूरी है। जैसे इनफर्टिलिटी के लिए अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, उनमें इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, या हाइपोथैलेमस से मन के प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, लेडिक सेल्स तैयारी नहीं हो रही है, सर्टुली सेल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन तैयार होने में उसकी मात्रा में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हर एक चीज का इलाज जो है, ट्रीटमेंट जो है, ये अलग अलग रहती है। तो इस अलग अलग ट्रीटमेंट को अगर हम अच्छे से समझ सके, तो कहाँ कौन सी दवा देंगे, किस चीज के लिए कौन सी दवा रामबाण है, ये अगर हम समझेंगे, फिर हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, वरना हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जैसे तुक्का लगाते हैं, वैसे सारी दवाइयां मिक्स, अश्वगंधा दे दो, शतावरी दे दो, मुसली दे दो, ये दे दो, वो दो, जितनी भी पता है दवाइयां सब इकट्ठा कर लो और फिर वो एक दे दो, जो भी होगा ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। कहाँ कौन से स्तर पे कहाँ हम अटक गए, ये देख के उसको हम करते हैं, तब जाके आप वैद्य बनेंगे। तब जाके, क्योंकि आपको कहाँ क्या हुआ है इन चीजों का पता होना चाहिए। रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम, ये आयुर्वेद की प्रक्रिया है। रोग की परीक्षा हमें पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद में दवा के बारे में सोचना है। तो ये व्याधि जो है, ये रचना में है या क्रिया में है, या रचना और क्रिया दोनों में है, रचना में ज्यादा है, क्रिया में कम है, या क्रिया में ज्यादा है, रचना में कम है, इन चीजों का क्लिनिकल एनालिसिस आप जो करेंगे, उसके ऊपर उसको क्या देना है ये निर्भर रहेगा। इसीलिए इन चीजों को हम अच्छे से समझेंगे, और इसको हम अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, तो हम काफी अच्छी तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने स्नेहपान दे दिया तो एफएसएच और एलएच बढ़ने में काफी मात्रा मिलती है। तो इन चीजों का हमारे से एफएसएच बढ़ना कितना जरूरी है, ये चीजें हम देख सकते हैं। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, चलो हम उनको वृक्ष बस्ती दे देंगे, बस्तांड बस्ती दे देंगे, बाकी चीजें देंगे, क्या उससे बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है, कम बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है, समझो दे दिया तो टेस्टोस्टेरोन लेवल मेरा 300 था, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, अरे 1000 से भी आगे चला जा सकता है। और वो भी 10, 15, 20 दिन, 30 दिन के जांच में, ट्रीटमेंट में भी ये जा सकता है। ये चीजें आप जब रिपोर्ट्स देखोगे, तब आपको लगेगा ठीक है, हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। बाकी दवाइयों से ज्यादा हमारे पास कुछ अच्छा है जो हम दे देंगे लोगों को, तो सिर्फ उनका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा, उनके साथ साथ उनकी शुक्र सारता बढ़ने से होने वाली प्रजा जो है, ये उनको अच्छी बन सकती है। आजकल बहुत सारे बच्चों में एडीएचडी है, या बाकी बहुत सारे रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मज्जा, अस्थि, शुक्र, इन धातुओं के क्षीण होने की परंपरा काफी दिखाई देती है। वो परंपरा नष्ट करके धातुसार और अच्छे बच्चे या सुप्रजा तैयार करने की क्षमता हम आयुर्वेद रखता है। सिर्फ बच्चा होना इंपॉर्टेंट नहीं, कि उसकी गुणवत्ता क्या रही, वो किस ढंग से अच्छा बढ़ता है, ये देखना हमारे लिए काफी जरूरी है। और उस क्वालिटी के लिए आयुर्वेद पहचाना जाता है। उस क्वालिटी को अगर आप वैद्य अच्छे से हम डिलीवर कर सके,
तो ही आयुर्वेद का नाम रहेगा, नहीं तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम रहेगा। लेकिन आयुर्वेद के द्वारा रिप्रोडक्शन जो है ये एलोपैथी के रिप्रोडक्शन से कुछ अलग है। इसको आप आगे मान के देखेंगे और आगे जाने वाले समय में ये चीजें काफी बड़ी होने वाली है। ये सबसे बड़ा क्षेत्र होने वाला है कि जहां होने वाली लोगों की सबसे बड़ी एसेट उनके बच्चे होते हैं। तो अच्छे बच्चे होने के लिए जो चीज चाहिए वो लोग करने के लिए तैयार है। आपको जितने पैसे चाहिए वो लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो देने में या वो चीजें जो प्रॉमिस की वो डिलीवर करने में आप सक्षम कैसे बने, ये आयुर्वेद के द्वारा आपको समझ लेना चाहिए। आयुर्वेद के नॉलेज से रिजल्ट कैसे पाना है, ये हम इस हमारे छोटे से कोर्स में अगर हम समझेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि चलो इन मॉडर्न के नॉलेज के साथ साथ हमने आयुर्वेद के नॉलेज का भी लोगों के लिए प्रयोग किया है और उनको इस ढंग से अच्छे रिजल्ट दिए हैं कि वो हमें जिंदगी भर खुश समाधान देते रहेंगे। हर चीज से एलोपैथी से आपको सिर्फ पैसा मिलेगा, समाधान या संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको समाधान चाहिए, संतुष्टि चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, प्राइड चाहिए, गर्व का फीलिंग चाहिए, तो सिर्फ आयुर्वेद के अच्छे रिजल्ट से ही वो मिल सकता है। पैसे लेने वाला के लिए काफी सारी चीजें हैं। आप दवा का व्यापार करके भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन दवा का व्यापार करने से, महंगी दवा देने से आपके मन को समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो बच्चा लेके आपके क्लिनिक में आएगा, डॉक्टर साहब आपके दी हुई दवा के कारण, नहीं तो हम आईवीएफ सेंटर के चक्कर लगा के बहुत थक गए थे, आपकी दवा के कारण ये बहुत जल्दी हो सका और मुझे ये भी करना नहीं पड़ा। ये आप जब सुनते हैं तो आपके मन में आपके शास्त्र के प्रति जो प्रेम आता है, ये इम्पोर्टेंट। तो हमें हमारी कोई उसमें मान्यता नहीं है। हमारा शास्त्र बहुत अच्छा है, इसको अच्छे शास्त्रीय व्यवहार से लाना है। तो इस शास्त्र को क्यों समझना है? क्योंकि शास्त्रीय व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो उस वक्त रचना में नहीं था, आज उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। उसको कैसे समझना है ये भी हम उसके साथ साथ देखेंगे। नेक्स्ट वन स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस प्रकार से हम धीरे 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 उस धातु की तरफ जाएंगे। उस धातु की उत्पत्ति कैसी होती है और उस धातु को दुष्ट करने वाली चीजें कौन सी मानी। हम जो दवा में देते हैं वो लोग यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे मर्क्यूरी का यूज करते हैं, कैडमियम का यूज करते हैं, शीशे का यूज करते हैं, जिंक है या वो है, टीन है, इन सब का उपयोग हम करते हैं। ये वहां जाके तकलीफ देते हैं, दुष्टि करते हैं, इसका मतलब वो वहां तक पहुंचते हैं। अगर वो वहां तक पहुंचते हैं तो वो वहां पहुंच के हमारा काम कैसे करे, वहां भेजने के साथ साथ उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सीखना हमारा रसशास्त्र का काम है। सुवर्ण को वहां पहुंच के अक्रोसोम में जाके उसको पेनिट्रेशन की क्षमता कैसे बढ़ानी है, शुक्र को फलद होने के लिए, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए एक्रोसोम से जो उसके पेनिट्रेशन होना चाहिए, उसको किस ढंग से, जो जेनेटिक कोड ऑफ एग जो है, इसको कैसे क्रैक करना है, ये सिर्फ गोल्ड जानता है, ये सिर्फ जिंक जानता है। तो स्वर्ण और जिंक अगर हम अलग ढंग से प्रकार के तैयार करके उसको दे देते हैं तो आपके स्पर्म में पेनिट्रेशन की क्षमता आती है। भले उस धातु थोड़ा दुर्बल भी हो, लेकिन वो जेनेटिक कोड करके कोड जो है उसको क्रैक करने में समर्थ होता है और उससे बहुत जल्दी कंसेप्शन हो जाता है। तो जो कंसेप्शन नहीं हो रहा है उसको अच्छा कंसेप्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, शुक्र और बीज गर्भाशयस्थ होके उसमें सम्मिलित होके गर्भाशय में गर्भ मीन्स तैयार होने की जो प्रक्रिया होने वाली है वो नहीं हो रही है, तो उसको कैसे करें, ये भी हम चीजें उससे समझ सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, समझो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, खाने पीने वाली चीजें हैं, टेस्टोस्टेरोन वाली चीजें हैं या पेस्टिसाइड्स वाली चीजें हैं, इन सब में सब धातुओं की दुष्टि करने के कारण है। इसीलिए हम कहते हैं कि मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोष, या जैसे मिथ्या आहार विहार से दोष आमाशय में या टेस्टिस तक पहुंचते हैं और फिर वो जाके उनके जो इफेक्ट्स हैं, इल इफेक्ट्स है, वो उस पर दिखाते हैं। जैसे सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स पे दृष्टि होती है, लेडीज सेल तक दृष्टि होती है, कई बार सर्टोली सेल सिंड्रोम होता है, वो तैयार ही नहीं होता, काम ही नहीं करता, कई बार इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाते हैं, डक्ट ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, सेमिनल वेसिकल ढंग से काम नहीं करती, एपिडिडाइमाइटिस हो जाता है और वहीं के वहीं शुक्र पड़े रहते हैं, आगे वो जाते ही नहीं। कई बार सेमिनल वेसिकल में पड़े रहे, वहां यूरिन ट्रैक्ट से इन्फेक्शन, रिट्रोग्रेड से आके इन्फेक्शन के कारण वहां के वहां उसकी ताकत जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इस ढंग से अलग अलग शुक्र, अलग अलग
चीजें जो है वो काम करती है और फिर वो काम कर, तो इन चीजों को हम कैसे समझे, कैसे ट्रीट करें, हर चीज में हम उसको कैसे ठीक करें, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें हम धीरे धीरे समझ सकते हैं, जैसे मन की लेवल से, हाइपोथैलेमस से, जीएनआरएस से, एफएससीजीएलएस से, टेस्टिस से लेके टेस्टोस्टेरोन तक लेके, जो आहार से, विहार से, बाकी आज कई बार अमेरिका में ये चीजें पाई गई है, जो लोग पेस्टिसाइड्स रहते हैं खेत में डालते हैं, उस पेस्टिसाइड्स को फवारने के कारण, उस पेस्टिसाइड के उपयोग करने के कारण वो लोग उनमें शरीर में मात्रा में समझो डीडीटी की लेवल बढ़ गई है, वो ब्लड में वो लेवल चेक करते हैं, अगर वो बढ़ गई तो वो 5 महीने काम नहीं कर सकता, 3 महीने काम नहीं कर सकता, 6 महीने के बाद फिर वो वापस काम पे जा सकता है जब उसके लेवल्स कम होंगे, क्योंकि वो पेस्टिसाइड्स के काम कर रहे हैं। फिर उसके सिर्फ वो काम करने से उसके शरीर में वो लेवल्स बढ़ते हैं। लेकिन उनको अगर हम पंचकर्म करते हैं तो विद इन 1 मंथ वो टेस्ट उससे फ्री होके वापिस वो काम में थे, उसके शरीर में जो डिटॉक्सिफिकेशन का लेवल है वो बहुत जल्दी हम कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं। तो किस ढंग से हमारी दवा वहां पहुंचने वाले, जो आप ये समझिए दुष्टि करने वाले ये जो सूक्ष्म कारण है वो वहां पहुंच के जो दुष्टि करते हैं, इसको किस ढंग से हम रिवर्ट कर सकते हैं, इन चीजों को कैसे वापस ला सकते हैं, इन चीजों को भी हम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वन, तो इस ढंग से जैसे धातुगत होने वाली दुष्टि में हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ जो हमारा शास्त्र है उसमें धातु परिणाम कैसे हो गया, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से लेकर हर धातु कैसे बनती है, इस बेसिक कंसेप्ट्स में हम जाएंगे। जैसे गृहणी अध्याय में बताया है कि रस से शुक्र कैसे बनता है, शुक्र के, जैसे आज 14 तारीख है तो 14वें अध्याय में सुश्रुत ने बताया मासेन रसा शुक्रम भवति, उस 14 अध्याय में शुक्र बनने की प्रक्रिया कैसे बनती है, उसके बीज की कंसेप्ट क्या है। जैसे हम बोलते कि ये नहीं है न भागस्य बीज, बीज भागा उपतप्तो भवति, तस्य तस्य बीज भागस्य उपते भवति, उलझ विकार के बारे में बताया गया है। यस्य यस्य बीजस्य बीज भागा बीजावयो भागा दुष्ट उपतप्तो भवति, तस्य तस्य भागस्य विकृति उपजायते, न च उपजायते नो च उपतापात्। ग्रंथ में सिद्धांत बताया, तो बीज ये अलग से बताया कि जो आगे जाके नए वृक्ष को जन्म देने वाला है, वो जो बीज या स्पर्म जो आगे जाने वाला है उसको हम समझ सकते हैं। तो शुक्र धातु के साथ साथ जो बीज है, शुद्धे बीजार्तवे शुक्ले, तो उस शुक्र के आने वाला जो स्पर्म है, जो बीज जिसको बताया है, जो जेनेटिक कोड हमारा ट्रांसफर होने वाला है, वो हमारी कंसेप्ट क्या है, कैसे हम उसको बढ़ाएं, और उसको बढ़ाते के साथ साथ सभी धातुओं का सार जो ओज रहता है और बल रहता है, ये ओजो विरुद्ध देह से तुष्टि पुष्टि बलोदया, तुष्टि पुष्टि बल, ये शुक्र धातु के साथ साथ ओज के बढ़ने से होता है। तो इस ओज को हम कैसे बढ़ाएं जिससे हमारे शरीर में शूरता वीरता हो जाए, जिससे हम निडर बन जाए। आज जितने भी बच्चे आते हैं तो उनके माता पिताओं के ये कहना है कि कई बच्चे उसमें से बहुत डरपोक है, हर चीज करने से डरते हैं, आगे जाने से डरते हैं, उनसे हमें डर लगता है कि वो खुद होके आगे जाके क्या करेंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम। तो बीज में ही अगर दुष्टि है, बीज में ही ओजक क्षय है, बीज में ही धातु क्षय है, तो वो आगे जाके होने वाले बच्चों में तो होने वाला है। तो उसको हम कैसे रोक पाए, ये चीज हमें समझना ज्यादा जरूरी है। ये अगर हम नहीं समझे तो हम आगे वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको हम बहुत अच्छे और सक्षम नहीं बना सकते। आगे जाने वाली पीढ़ी में हमें जो स्मार्ट जनरेशन चाहिए, जैसे ज्यादा जीबी का ज्यादा स्टोर वाला जो ब्रेन चाहिए वो कैसे देना है, ये आयुर्वेद समझ सकता है। नहीं तो 128 GB या 64 GB या 32 GB के प्रोडक्ट्स आएंगे, फिर आगे जाने वाली बात मुश्किल होगी। हमें तो उससे आगे वाला जो जनरेशन है वो अच्छे से और ज्यादा स्मार्ट हो, इनको कैसे बढ़ाए। आजकल हम लोगों की एक्सटर्नल डिवाइसेस की जो मेमोरी है ना वो बढ़ा रहे हैं, इंटरनल मेमोरी नहीं बढ़ा रहे हैं। इंटरनल मेमोरी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद ही उपयोगी आ सकता है, जो ये बाकी सारी चीजों से आपको हमें काम करे। फिर इसमें हम देखते हैं तो हर दोष के, रक्त दोष से रक्त के कारण होने वाली दुष्टियां अलग है, वात के कारण होने वाले शुक्र की दुष्टियां अलग है, पित्त के कारण होने वाली दुष्टियां अलग है, कफ के कारण होने वाले शुक्र की दृष्टि में अलग है,
जैसे आप देखेंगे अलग अलग जगह ये सिद्धांत है। जैसे पित्त प्रकृति में बताया गया है कि अल्प पुत्रो भवति, उसमें पुत्र अल्प ही रहते हैं, क्योंकि उसके शुक्र में कौन सा गुण रहता है, अम्ल गुण ज्यादा रहता है। तो उनमें बच्चे थोड़े ही होते हैं, जल्दी होते हैं, या उनमें ज्यादा तकलीफें हो जाती। तो ये पित्त प्रधान दुष्ट को हम कैसे ट्रीट करें, कि वहां अमलकी का प्रयोग का कैसा रहेगा, कफ प्रधान दुष्ट में पिप्पली का प्रयोग अच्छा रहेगा, वात प्रधान कफ में वहां भत्तक का प्रयोग अच्छा रहेगा, कौन से इसमें क्या करेंगे। अगर आप हमारी दोष की कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो कैसे हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसे कंसेप्चुअल लेवल्स हमें समझ के फिर अगर हम चिकित्सा करते हैं, तो दोष के कारण होने वाली दुष्टि या धातु के कारण होने वाली दुष्टि या क्षीणता या क्षय या दुष्टि, ये दो चीजें जो है, इन दोनों चीजों को हम अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों में जितनी भी चीजें बताई है, उसमें सभी धातुओं के क्षय करने वाली चीजें बताई, लेकिन शुक्र क्षय करने वाली चीजों का उल्लेख आपको बहुत कम मिलेगा। वो चीजें कभी यूज नहीं की। हर धातु का क्षय हुआ चलेगा, लेकिन शुक्र धातु के क्षय के बारे में बाकी चीजें कभी लिखाई नहीं, आप ग्रंथ में काफी कम लिखाई गई आपको दिखाई देंगे। और इसीलिए इन धातुओं की दुष्टि और जो आप समझो कि क्षय, इन दो अवस्थाओं का विचार किस ढंग से करना है, ये हमें आगे वाले 10 दिन में देखना है। नेक्स्ट वन। तो इस प्रकार से आयुर्वेदिक कंसेप्ट उसका क्या है, रस से रक्त, रक्त से मांस, ये बनने वाली प्रक्रिया कैसे बनती है, इसको हम आज की ढंग से इसको हम किस प्रकार से समझे, खल कपोत न्याय से वहां कैसे पहुंचे, क्षीरदधी न्याय से कैसे वहां पहुंचे, केदार कुल्या न्याय से पहुंचने वाले ड्रग कौन से हैं, हम शर्करा दे देंगे तो वो कैसे पहुंचेगी, यथाश्वगंधा मुसली शर्करा च शतावरी। समझो अगर ये वृक्ष द्रव्य हम दे रहे हैं, शुक्र बढ़ाने वाले द्रव्य दे रहे हैं, तो मुसली कहाँ देना है, अश्वगंधा कहाँ देना है, शुक्र, तो कौन से धातु का शुक्र दुष्ट हो गया है, तो कौन सी दवा देनी चाहिए। मुझे अस्थि धातु बढ़ाना है और अस्थि धातु का शुक्र बढ़ना है, तो उसके लिए कौन सी दवा देनी चाहिए, ये हमें सोचना है। मांस धातु का शुक्र अगर दुष्ट हो गया है, सार्कोमा उसको हो रहा है, तो उसका शुक्र दृष्टि कैसे ट्रीट करे, ये भी हमें देखना है। सिर्फ शुक्र धातु की शुक्र वृद्धि या उसके साथ साथ जो बीज से आगे वाले आने वाले में दृष्टि, ये तो हम देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शरीर में उसके धातु के कारण होने वाले अन्य बीमारियां हैं, इनको भी हम रोकथाम कर सकते हैं, और आगे जाने वाली संतति में जो बीमारियां जाने वाली है, वो भी हम हमारे रस से रक्त, रक्त से मांस, इस बनने वाले प्रक्रिया से अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर ये हम तहे दिल से समझ सके, एक बार वो कंसेप्ट हमारे मन में आ गई, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, नेक्स्ट स्लाइड। तो उस इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में अगर हम जाते हैं, तो फिर हमारा काम जो है बहुत अच्छी तरह हो सकता है। क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड, इम्प्लीमेंटेशन हमारा जितना अच्छा होगा, उतनी चीजें सारे हम अच्छे बढ़ा सकते हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन में वीक हो गए, तो नॉलेज का कुछ भी फायदा हमें नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें किस ढंग से, आज इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, चलो प्री टेस्टिकुलर फैक्टर्स पहले चेक कर लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आमाशय से लेकर टेस्टिस तक जाने वाले पहले जो भी चीजें हैं, ये सारे प्री टेस्टिकुलर पार्ट में आ जाते हैं। मिथ्या आहार विहार है, ये बाकी सारी चीजें हैं वहां की जो टेस्टिक से इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे मेरा मन दुष्ट है, हाइपोथैलेमस फैक्टर है, ये एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर फैक्टर है, ये सारे प्री टेस्टिकुलर फैक्टर्स में आ जाते हैं। टेस्टिकुलर फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे लेडीज में है, सर्टोरी सेल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है, एपिडिडाइमिस में, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स उसमें हैं, इनमें कहीं कुछ है तो कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। या उसके बाद वाले जो फैक्टर्स हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल में कुछ प्रॉब्लम है, अगर सेमिनल वेसिकल में ब्लॉक आ गया या उसमें कुछ हो गया, तो वो सारी चीजें हम ढंग से देख नहीं सकते। तो उन चीजों को हमें अच्छे से समझना है कि अगर प्री टेस्टिकुलर कॉजेस में कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। टेस्टिकुलर कॉज में बहुत ही प्रिसाइज लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उनको कैसे चेक करना है। पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस रहते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है।
हमारी जो लाइफस्टाइल, आज की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके कारण जैसे टाइट कपड़े हम पहनते हैं, जीन के कपड़े पहनते हैं, टेस्टिस को कूल रहना की जरूरत है, वहां ज्यादा हॉट एटमॉस्फेयर में वो रही तो धीरे 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 शुक्र बनाने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। काम का वर्क स्ट्रेस हमारा इतना रहता है कि स्ट्रेस से हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच तैयार ही नहीं होता है, इसलिए धीरे 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 हमारा स्पर्म का काउंट कम हो रहा है। तो इस प्रकार से हर चीज कहाँ अफेक्ट करती है और उसके द्वारा क्या चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस को हम रिवर्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं। आजकल हम देखते तो वॉइस पर माइक्रो डिलीशन एलेक्सा एक टेस्ट आता है, जी टीवीआरएफ टेस्ट आता है, या ऐसे कुछ जेनेटिक 4-5 टेस्ट हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये आगे जाके भी काम करेगा, इसीलिए इसमें अलग लेके का उसको अलग सा काउंसलिंग करने के लिए हमें बताना पड़ता है। ऐसे हम धीरे 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 हर सिस्टेमिक डिसीज के लिए भी अगर हम काम करें, चलो पांडु व्याधि है तो इसमें शुक्र दृष्टि का क्या लक्षण होगा और उसको कौन सी दवा देनी चाहिए, इसको लोहा अच्छा देने से अच्छा रहेगा या स्वर्ण मक्षिक दे देंगे? यस, स्वर्ण मक्षिक इसके लिए काफी अच्छी दवा सकते हैं। परम वृक्षम रसायनम, ये स्वर्ण माक्षिक धातु है, माक्षिक धातु सकलामय गना परम दर्श परम ही वृक्ष, तो माक्षिक धातु ये परम वृक्ष इस प्रकार के पांडु वाले जो एनीमिया है उनमें रहेंगे। तो सिस्टमिक डिसीज कौन सा है, इसको क्षय की हिस्ट्री है तो इसको महालक्ष्मी विलास देना चाहिए। इसको अम्ल पित्त की हिस्ट्री है तो इस पेशेंट को सुवर्ण सुच्छ कर देना चाहिए। तो सिस्टमिक डिसीज का सिर्फ हमें नॉलेज नहीं, उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन शुक्र धातु अच्छा बनने के लिए किस ढंग से करना है, ये चीजें आगे जाके हमें सीखनी है। ये धीरे धीरे एक एक दिन हम इन चीजों को देखते जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कौन से धातु पे कौन से डिसीज में कौन से रसायन हमें यूज करना है। प्रमेय के लिए है तो वसंत कुसुमाकर यूज करना है अच्छा रहेगा, या रसराज यूज करना अच्छा रहेगा, कौन सा रसायन कहाँ सिलेक्ट करना है। चलो नहीं तो सुवर्ण मालिनी वसंती देते, चलो बृहतराज वंगेश्वर देते, अरे इतनी सारी दवाइयां हमारे पास है, तो कौन से दवा का कहाँ प्रयोग करना है, इसके लिए जेनेटिक है, सिस्टमिक डिसीज है, लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, प्री टेस्टिकुलर कॉज है, टेस्टिकुलर कॉज है या पोस्ट कॉजेस है, इन सबको हम देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं जैसे हमारा कारण रहता है उसके अनुरूप कार्य होता है, तो कार्य को जानने के बाद हम कारण को अच्छे से जान सकते हैं। कार्य के ऊपर कारण को, कारण के ऊपर कार्य को, इन दोनों चीजों का हम सही ढंग से जाना जाए, इनका जो समयोग संबंध है, समवायी संबंध है, ये समय संबंध और अच्छे से ध्यान में लेके जाएंगे, समझ जाएंगे तो किस चीज को कैसे ट्रीट करना है ये चीज हम अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें आजकल ये जो देखना है इनमें सिर्फ कई चीजें हम देखते कि चलो ये डब्ल्यूएचओ के पैरामीटर्स हैं, इसमें 15 मिलियन से ज्यादा काउंट होना चाहिए, मोर्टलिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए, फिर उसके साथ साथ सीमेन का वॉल्यूम 2 ml होना चाहिए या 1 ml मिनिमम होना चाहिए। ये टेक्निकल क्राइटेरियाज है, इन टेक्निकल क्राइटेरियाज को कैसे समझना है ये हम देखेंगे, उसके कलेक्शन के लिए प्रोटोकॉल क्या रखना है ये हम बोले। जैसे कोई आदमी शुक्र धातु देने के लिए लैब में जाएगा तो उसके मन के ऊपर बहुत स्ट्रेस आएगा, वो ऑफिस टाइम में जाएगा, दोपहर के समय शुक्र देगा तो काफी उसको दिक्कतें आती है। तो कई बार आज हम लोगों को बोलते हैं कि आप उनको दे दे दो सैंपल और घर से सैंपल लाने के लिए फिर बोल दो, फिर वो उसका स्ट्रेस कम हो जाता है और वो रिपोर्ट्स में, दोनों रिपोर्ट्स में चेंजेस आ जाते हैं। डब्ल्यूएचओ भी ये मानता है कि एक रिपोर्ट के ऊपर आप उसको तय मत करो, एटलीस्ट 2 या 3 रिपोर्ट्स लेके फिर उसका एवरेज लेके फिर आप तैयार करो। जैसे भूख सुबह अलग शाम को अलग, वैसे हमारे रिपोर्ट्स भी दोनों तो तीनों समय अलग अलग आ सकते हैं। तो इन चीजों को हम देख के जब काम करते हैं तो कलेक्शन प्रोटोकॉल कैसा रहा तो उसमें हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये चीजें बता सकता है। और इसके ऊपर से हमें फिर इंटरप्रेशन में पता चलेगी, अरे शुक्र मोबिलिटी इसमें नहीं है, इसका मतलब उसका शुक्र में स्थिर गुण बड़ा है, चंचल गुण नहीं है। स्थिर अगर शुक्र है तो उसके लिए कफ प्रधान शुक्र दृष्टि है, उसको ये दवा देनी चाहिए। इसमें चल गुण नहीं है या चल गुण कम है तो चल गुण बढ़ाने के लिए, वात का गुण बढ़ाने के लिए वात शुक्र जो बढ़ाने वाली ड्रग्स है उन चीजों का वहां उपयोग करना है। इस चीज के लिए नहीं, चलो इसको दृष्टि ज्यादा है तो उसमें शुक्र शोधन का गुण जो है
उसको हम बाकी सारी चीजें कैसे यूज कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो वहां हम कुष्ठम उष्णम कटु स्वादु शुक्रलम तिक्तकम लघु, वहां उसको कुष्ठ धातु देंगे तब उसका वृक्ष काम अच्छे से हो जाएगा। ये सारी चीजें हम इंटरप्रिटेशन से अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के वृक्ष है, विषंदी है, लघु है, तनु है, विषद है, मधुरम मधुगंध, फ्रक्टोस बेल उसमें आता है। इन सारी चीजों को हम देखने के लिए जाएंगे, शुक्र के अलग अलग गुण जो बताए गए हैं वो हम देखेंगे, तब हमें वो सारी चीजें जो है अच्छे से पता चल जाएगी। शुक्र अगर दुष्ट रहता है तो दुष्ट शुक्र में दुष्टम सापत्यम नृणाम भवति, शुक्र दुष्ट अगर है तो उस औरत के लिए भी और आगे वाले होने बच्चों में भी वो प्रॉब्लम पाए जाते हैं। आजकल अगर शुक्र दृष्टि में कोई चीजें दिखाई देती है, अगर गर्भ में कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं फिटल एनोमली स्कैन में, तो हर चीज के लिए औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन 50% जीन जो पुरुष से आते हैं उसकी शुद्धि हुई ही नहीं है, तो उनके द्वारा भी वो जाना संभव है। इसके लिए उसकी भी शुद्धि के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, जो आयुर्वेद के हमारे पंचकर्म से प्रयास में हो सकते हैं। इसमें कुछ एडवांस स्टेज है, CFTR है, या जैसे वॉइस पर माइक्रो डिलीशन टेस्ट है, इनको कैसे करना है। या सबसे अभी एडवांस टेस्ट में एक आया है DNA डिफ्रैगमेंटेशन टेस्ट, कि हाँ शुक्र धातु ठीक है, संख्या ठीक है, लेकिन उसके DNA में डिफ्रैगमेंटेशन हो गया है और उसका प्रमाण 10 से 15% तक चाहिए, वो बढ़ के 60, 65, 68% हो गया है। तो 3 महीने में, 2 महीने के 74 डेज जैसे स्पर्मोजेनेसिस का समय है, तो उसको हम किस दवा देके कैसे अच्छे कर सकते हैं। डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी हम 3 महीने 4 महीने के अंदर पेशेंट का पूरी तरह अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो किस पेशेंट में होगा, किस पेशेंट में नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इन चीजों को हम अगर बहुत ही फोकस तरीके से जानेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि हाँ इन चीजों को देने के बाद ही हमें ये रिजल्ट मिला है। तो हमारे जैसे व्याधि में जैसे कार्य कारण भाव हम समझ सकते हैं, वैसे चिकित्सा में भी कौन से कारण के बाद क्या कार्य होगा इसका हम अनुमान अच्छे से लगा सकते हैं। और अनुमान और तर्क के अपेक्षा से जब हम युक्ति से चिकित्सा करेंगे तो युक्तो सिद्धि प्रतिष्ठिता, उस युक्ति के ऊपर हमारी सिद्धि जो है ये प्रतिष्ठित रहती है, वो हम अच्छे से पा सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके पैरामीटर्स है, कलेक्शन कैसे करना है, उसका इंटरप्रेशन करना है, एडवांस टेस्ट क्या है, इन चीजों को हम जानेंगे। नेक्स्ट वन, तो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है, उसको कैसे जांच करना है। उसमें टेरेटोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया है, एस्टेनोजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, वो कैसे दिखते हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, अच्छे स्पर्म कौन से सिलेक्ट करने हैं, किस ढंग से उनको आता है। जैसे 360 डिग्री रिव्यू उसका जो रहता है, वो सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट कैसे चेक करना है, ये हम उसमें देखेंगे। जिसमें हम उसके हेड की विकृति है, टेल की विकृति है, मिड पीस की विकृति है, DNA की विकृति है, संख्या में कम है या संख्या में बढ़ाना है, तो इन चीजों के लिए कौन सी दवा कौन सी अवस्था में कैसे कारीगर होती है, ये चीजें भी हम वहां सीखेंगे। सिर्फ एनालिसिस रिपोर्ट करेंगे नहीं सीखेंगे, एनालिसिस के साथ साथ उसकी चिकित्सा कौन से ड्रग से जल्दी जल्दी ठीक हो सकती है, इसको भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट वन, ऑलिगोस्पर्मिया में जैसे हैं तो उसका डेफिनेशन क्या है, कि जैसे हम बोलते हैं कि 15 मिलियन से अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसको ऑलिगो, ऑलिगो मीन्स कम है, ऐसे हम मानते हैं। फिर उसकी संप्राप्ति वही क्षार है, लवण है, खाने में आने वाली चीजें, स्ट्रेस है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन वो अलग अलग दृष्टि को तैयार करते हैं। हेतु वही है और जो लक्षण तैयार हो रहे हैं वो कम ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं, क्योंकि हमारे हर एक का व्याधि क्षमत्व और धातु बल ये रहता है। तो धातु बल जिसका अच्छा रहेगा उसको संप्राप्ति अच्छी करने के होने के बाद भी तकलीफें नहीं होंगी। धातु बल कम होगा तो ये चीजें हो सकती है। इसलिए धातु बल कैसे बढ़ाना है, संप्राप्ति को कैसे समझना है, और कौन से संप्राप्ति में कौन सी ट्रीटमेंट दे देंगे। चलो यहाँ हम इसको मात्रा बस्ती दे दे, काल बस्ती दे दे, कर्म बस्ती दे दे, यापन बस्ती दे दे, माधुतौलिक बस्ती दे दे, कौन सा बस्ती देके कहाँ क्या प्रयोग होता है, हम कैसे करेंगे, इसमें आहार क्या रखना चाहिए, विहार क्या रखना चाहिए, ये चीजें हम देख सकते हैं। जब हम पढ़ रहे थे जामनगर में, तब हमने डॉक्टर बी रविशंकर सर जी हमारे सर थे, तो हमने फीमेल रैट्स को बस्ती देके देखा, मेल रैट्स को बस्ती देके देखा, उनको छोटे से इंसुलिन सिरिंज से बस्ती देके फिर इनको सैक्रिफाइस करके टेस्टिस उनका जो LS लेके देखा, तो उसमें टेस्टिस फुल ऑफ स्पर्मेटिड्स, मीन्स एक एक
चूही को लगभग 3-4 बच्चे की जगह 12-12 बच्चे हो गए। सिर्फ बस्ती से इतनी प्रक्रिया अच्छी बढ़ती है। हम बस्ती प्रक्रिया को सिर्फ मल साफ करने की प्रक्रिया नहीं है, ये शरीर को निर्मल बनाने की प्रक्रिया है। इसको हमें समझ में आना चाहिए कि वहां से शुक्र धातु तक पहुंच के जीन्स को अच्छा करने की क्षमता उसमें है। तो वो ये कैसे पहुंचता है वहां तक, किस प्रकार से काम करता है, ऑलिगोस्पर्मिया का कौन सी चीज अच्छी बढ़ा सकती है। काउंट काउंट हमें, जैसे आप देखेंगे कितनी 1 2 3 मिलियन 4 मिलियन से पेशेंट आते हैं और हमारे पास ट्रीटमेंट लेके जाएंगे तो उनका 10 मिलियन 15 मिलियन 40 मिलियन 60 मिलियन 96 मिलियन तक बढ़े हुए स्पर्म हमने देखे। और ये सिर्फ हमारी जो आयुर्वेद वाली चिकित्सा है उससे काफी हद तक हम देख सकते हैं। हाँ, इंसुलिन के, उनको टेस्टोस्टेरोन के शॉट्स देके, बाकी एलोपैथी में कुछ दवाइयां प्रयोग करते हैं, उनसे भी रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन उनके रिजल्ट्स जैसे भी दवा कम हो गई वापिस नीचे आना शुरू हो जाता है। हमारी दवा से हम अगर शरीर का स्वास्थ्य अच्छे से बनाएंगे वो रिजल्ट हमें लगातार लंबी देर तक रहेगा। और उसके साथ साथ होने वाले शुक्र को फलद होने में, उससे गर्भ प्राप्ति होने में उनको मदद मिलती है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट वर्ड। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग प्रकार की दृष्टियां हैं, इस दृष्टियों को हम अच्छे से ट्रीट करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन देख सकते हैं, मेरे ख्याल से समय थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। एजोस्पर्मिया, एजो का मतलब 0 है। जैसे स्पर्म्स अगर कम ही होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते हैं तो इनको कैसे किया जाए। जैसे डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, उसके कारण वहां स्पर्म रुके हो, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन निकल जाता है, इलेक्ट्रो इजैकुलेशन करते हैं या वस्ती चिकित्सा देते हैं उससे, तो धीरे धीरे वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर होके वो एजोस्पर्मिया ट्रीट हो सकता है। लेकिन जहाँ सर्टोली सेल्स के कारण, सिंड्रोम के कारण आ रहा है, टेस्टिकुलर बायोप्सी में वहां अगर वो सेल्स ही नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन तैयार होने वाला ही नहीं है, स्पर्मेटिड तैयार होने वाली ही नहीं है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में काफी प्रॉब्लम्स है। ये जब दिखाई देगा, जर्मिनल एपिथेलियम ही नहीं है, तो वहां शुक्र एजोस्पर्मिया ट्रीट होना मुश्किल रहता है। तो कौन सा एजोस्पर्मिया ट्रीट होगा, कौन सा नहीं, कौन सी स्टेज में उसको रेफर करना है, क्या मैनेजमेंट उसकी चाहिए, उसका डायग्नोसिस आयुर्वेद की दृष्टि से हम कैसे कर सके। जैसे हमारे कहते हैं चित्रदीपः सरस शुष्कम, ऐसे वाजीकरण में जो जिनको बच्चा नहीं उनकी स्तुति में ये सारी चीजें बताई है कि वो सिर्फ कागज वाला, पर कागज में प्रकाश देने वाला लैंप जैसा है। तो इस प्रकार से है, चित्रदीप का हमें कोई मतलब नहीं रहता। सरस शुष्कम, सूखा हुआ तालाब किस काम का। उस प्रकार से अगर धातु अगर उसके बना रहे हैं तो कौन सी चीजें ठीक होगी और कौन सी चीजें ठीक, कौन से पेशेंट्स ठीक नहीं होंगे। हर पेशेंट को प्रतिज्ञा से बोलना नहीं चाहिए कि मैं आपको किसी भी हालत में ठीक करूंगा, ये हमारे बस की बात नहीं। हमारे बस में कौन सी बातें हैं, इसको हम, इसको जब डिटेल पढ़ेंगे तब जान लेंगे। नेक्स्ट वन। इसके साथ साथ कई दुष्टियां और भी पाई जाती है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि जैसे टेराटोजोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया मॉन्स्टर, जैसे कि हेड है, टेल नहीं है, 2 टेल है, ऐसे ऐसे अलग अलग उसमें जो विरूपिया विकृतियां पाई जाती है वो भी, उसको भी हम डील करेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी सेक्सुअल जिसके डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे अर्ली इजैकुलेशन होना या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या जिसको हम क्लैब्य बोलते हैं, ऐसे मानते हैं कि सभी व्याधियों में सबसे बड़ा व्याधि ये है। और क्लैब्य ये शुक्र के साथ साथ मन का व्याधि है। जैसे आपने गीता पढ़ा है उसमें बताया क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नहीं तो त्वयि उपपद्यते, ये क्लैब्य की भाषा मत करो, मैं युद्ध लड़ने के लिए आया हूँ और मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये भाषा आपको शोभा नहीं देता। वहां क्लैब्य शब्द का प्रयोग हो गया है। तो इस प्रकार से कौन सी व्याधियों को क्लैब्य में पेशेंट्स को लेना चाहिए और उनको हमारी वाजीकरण चिकित्सा देने के बाद कैसे फायदा। वाज का मतलब ही शुक्र है। शुक्रम वाजम नवाजम अवाजम अवाजम वाजी क्रियते ये न तत्वाजीकरणम। ये वाजीकरण की व्याख्या बताई गई, तो उसको वाजीकरण से ईडी में कैसे फायदा हो जाएगा, प्रीमेच्योर इजेक्शन में फायदा कैसे होगा, इन दोनों में डग डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि इरेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए नर्व का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ब्लड वेसल का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी जो या 3 अवस्थाएं जो है इजैकुलेशन की, जो अराउज है वो स्टेज है,
मीन्स स्टेज है, और फिर रिजोल्यूशन का जो स्टेज है, इन तीनों चीजों को हम अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद वाजीकरण चिकित्सा से इन सबको कैसे ठीक करते हैं ये भी चीज हम उसमें देखेंगे। उसमें बाकी जो भी चीजें हमारे ग्रंथ में बताई गई है, जैसे बस्ती का प्रयोग है, या शिलाजीत का प्रयोग है, भल्लातक का प्रयोग है, या अश्वगंधा का प्रयोग है, या कौन से रसायन का कैसे उपयोग करना है, ये हम चीजें सारी डिटेल में हम आगे से देखेंगे। नेक्स्ट वन। तो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट में काफी चीजें हैं जो बहुत रोचक है, और जिसको मूल सिद्धांत के द्वारा अगर हम समझते हैं तो उसको ट्रीट करना काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस प्रकार से अगर जाते हैं तो कई कई बार कई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स भी रह जाते हैं। चलो, अरे इनको तो सोनोग्राफी कर ली, डॉक्टर ने बताया टेस्टिस की, तो उसमें वेरिकोसिल पाया गया। अब वेरिकोसिल में तो उसकी जो कूलिंग प्रॉपर्टीज है वो कम हो गई, उसका शीतत्व कम हो गया, उष्णत्व बढ़ गया, तो शुक्र काम नहीं करेगा, वहां शीत गुण उसका बढ़ना चाहिए। शीत गुण कफ में है, वात में है, इन दोनों का प्रभाव वहां में दिखाई देता है। उष्ण गुण पित्त में बढ़ता है, तो पित्त वृद्धि और कफवातक से इस प्रकार के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। तो वहां आलेप से ठीक होगा या बंद से ठीक होगा, या उसको किस ढंग से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा है तो इनको ऑपरेशन से क्या फायदा होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे रहेगा, बिना ऑपरेशन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 कैसे हम ट्रीट करेंगे, इन चीजों को भी हमें अच्छे से समझना है। और इन चीजों को समझ के अगर हम आगे चलते हैं तो वेरिकोसील को हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और इन पेशेंट्स में स्पर्म काउंट जो कम होता है, ओलिगोस्पर्मिया दिखाई देता है, वो काफी अच्छे से ट्रीट हो सकता है। ओलिगो एजोस्पर्मिया भी जो दिखाई दे लगता है, तो वो भी इस चीजों से बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, ये चीजें हम आगे वाले 10 दिनों में अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन। वेरिकोसिल का डायग्राम कैसे रहता है, क्या रहता है, वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। तो इन सारी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आने वाले हैं, इनको हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट, आयुर्वेद की दृष्टि से हम उसको देखें तो कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और उनके रिजल्ट्स हमें जो रिपोर्ट ठीक करने में जरूरी है वो आएंगे या नहीं। चलो, एफएसएच को बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा शोधन करना चाहिए, एलएच को बढ़ाना है उसके लिए हमें कौन सा करना चाहिए, इनहिबिन को रेजिस्ट करना है, तो हम इन चीजों को कैसे काम कर सकते हैं। हमारी दवाइयां वहां पहुंच के ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में काम करेगी या नहीं, इन चीजों के लिए कौन से वमन देंगे, विरेचन देंगे, बस्ती देंगे, नक्स्य देंगे, रक्तमोक्षण लेंगे, शिश्न की धारा के ऊपर से वहां से रक्तमोक्षण करेंगे तो उसका फायदा होगा। तो इस प्रकार के कौन सी शोधन प्रक्रिया, कौन से ईडी में कौन सी करनी है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में कौन सी करनी है, या शुक्र धातु क्षय में कौन सी करनी है, शुक्र दुष्टि में कौन सी करनी है, ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इनको हम अच्छे से समझ सकेंगे। हर बार पंचकर्म की जरूरत नहीं है, कई बार सिर्फ शमन चिकित्सा भी काफी चीजें ठीक हो सकती है। तो कहाँ रसौषधियों का प्रयोग करना है, कहाँ वनौषधियों का प्रयोग करना है, कहाँ उस द्रव्यों का आहार द्रव्य जैसे क्षीर के साथ सिद्ध करके सिद्ध क्षीर प्रयोग देना है, यवागु प्रयोग करना है, या अन्न के साथ उसका प्रयोग कैसे करना है, ये चीजें हम सीखेंगे। उसको लगातार बढ़ाने के लिए धातु बल और अच्छा और बढ़ाने के लिए उनको कौन से रसायन देने चाहिए, या वाजीकरण की कौन सी प्रक्रिया उनमें करनी चाहिए, इन चीजों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप ये समझिए कि ये हमारे आर्मामेंट है। हमारे पास ये जो है ये AK-47 जैसे हैं, इसको अगर हम अच्छे से ट्रीट करेंगे तो हम लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन कौन सी चीज कौन से वक्त यूज करनी है, कि रसायन कौन सी अवस्था में देना है, शरीर की क्षमता बढ़ानी है, वाजीवत शरीर सामर्थ्यम लभते, जहाँ सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसके लिए कौन से रसायन का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए कौन से द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में उस वक्त देखेंगे। जैसे शोधन के साथ साथ बाकी उपक्रम जो है, कई बार जलऊ का एप्लीकेशन है, या उसके साथ साथ आप समझेंगे शिरोधारा है, या उसके साथ साथ
जो बस्ती के मीन्स पुरुषण के ऊपर कुछ लेप लगाने के, आलेप लगाने के प्रयोग हैं, इन प्रयोगों से भी अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं तो काफी उसमें फायदा लगता है, होता है। आजकल कुछ टेस्टिकुलर पैचेस भी आए हैं एलोपैथी के, वैसे आयुर्वेद के भी टेस्टिकुलर पैचेस हम बना के लोगों को दे सकते हैं कि जिससे उनको अच्छा फायदा मिल सके। तो ट्रीटमेंट में कौन से ट्रीटमेंट को कहाँ ज्यादा कारीगर या बाजीगर सिद्ध हो सकती है, इन चीजों को हम समझेंगे। या जहां अब यहाँ विरेचन देख के ही अगर हम ट्रीटमेंट इस चीज में करने वाली है, पित्त दुष्टि वाला है पेशेंट, तो उसको विरेचन देख के ही हम ट्रीटमेंट करेंगे, तब उसमें अच्छे से रिजल्ट आएंगे। हमें वो जिसको अम्ल पित्त की हिस्ट्री है, पित्त से अम्ल दुष्ट है और ओलिगोस्पर्मिया है, तो उसको हम विरेचन दे देंगे। विरेचन देने के बाद जैसे भी उसका पित्त दोष कम आ जाएगा, फिर उसको बाद स्नेहपान देके, शमन चिकित्सा में उसको स्नेहपान देके हम अच्छे से रसायन चिकित्सा दे देंगे, तब जाके उसमें हमें जाके अच्छे से रिजल्ट मिलने वाला है। इन चीजों को भी हम बहुत ही बाखूबी से देखेंगे और चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं होना कि सिर्फ मैं ही बात करता रहूं। आपकी जो भी आशंकाएं हैं वो भी आप कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी आपके पास कोई आए आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप वही दवा देके उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारा जो सपोर्ट है आपको आयुर्विंग्स के द्वारा, वो आपके लिए हमेशा रहेगा। और इस सपोर्ट के साथ साथ आपके जितने भी केसेस है उसमें आपको यश मिले, यही हम चाहते हैं। यही ट्रीटमेंट लोगों तक अगर पहुंचे तो हम ज्यादा आपके लिए प्रतिऋणी रहने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन। तो इस ढंग से धीरे 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 हम जाएंगे। तो इसको दोनों को, क्योंकि आयुर्वेद में एनाटॉमी डिटेल स्तर पे नहीं बताए तो उसको समझेंगे, पैथोलॉजिकल चेंजेस जो अच्छे से बताइए वो सारे सीखेंगे, और फिर से इंट्यूटिव अप्रोच से हमें क्लिनिकल कौन से व्याधि में कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कहाँ तक मॉडर्न का नॉलेज लेना है और मॉडर्न की दवाइयों का सपोर्ट लेना है, कहाँ आयुर्वेद का सपोर्ट लेना है, इन चीजों को देखेंगे। फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो इनको बाकी दवाइयों से कैसे ले जाना है। और कुछ केस रिपोर्ट्स अलग अलग हम अगर देखें, अगर ट्रीट करते हैं कि जैसे हमारे पास एक 2-3 महीने पहले कोई पेशेंट आया था कि जिनका काउंट जो था 1 to 2 मिलियन था। फिर हमने सोचा कि उनका टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट करवाया, फ्री टेस्टोस्टेरोन भी कम था, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 300-400 तक थे। फिर हमने उनको बस्तांड बस्ती दे दिया या बाकी भी चीजें दे दी, उसका ट्रीटमेंट दे दी, शमन में और संकल्प दे दिए। तो 1 महीने के अंदर उनका जो लेवल है काफी अच्छे से बढ़ गया और 700-800 तक टेस्टोस्टेरोन लेवल पहुंच गया, और वो भी लगातार देर तक अच्छे से समय रहा। फिर धीरे धीरे वो कंटिन्यू होता रहा। तो क्लिनिकली उसको रिजल्ट्स कैसे केस देना है, इसके अलग अलग केसेस जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनको चिकित्सा देने के बाद क्या क्या फायदा हम देख सकते हैं, अगर फायदा मिलता है तो उसमें क्या कारण रहेंगे, वो दवा देने के बाद भी अगर फायदा नहीं मिलता है तो उसके क्या क्या कारण रहते सकते हैं। जैसे वृद्धि समाने ही सर्वेषां विपरीतस्तु विपर्ययः, जैसे कई बार विरोधी कारण उसमें रहते हैं तो वो दवा देने के बाद भी उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ऐसे विरोधी कौन से कारण के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, उनको दूर करके फिर समान चिकित्सा दे देंगे तो उसमें वृद्धि बढ़ेगी। ये चीजें आज आयुर्वेद ने जितना भी फोकस करके पढ़ाया है, ग्रंथ में लिखा है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे नक्ररेतो वृषाणम बताया है, हमने देखा ही नहीं नक्ररेत कैसे होता है, ये वृक्ष कैसे होता है, तो कितना उन लोगों का नॉलेज अच्छा होगा सृष्टि के बारे में, को सबसे ज्यादा फर्टाइल रहता है। एक बार नक्र की संख्या बढ़नी शुरू हो गई तो काफी बढ़ जाती है। तो ये जो नक्र है ये सबसे वृक्ष कैसे रहता है, क्या रहता है, तो सिर्फ एनिमल्स में उनका कैसे प्रयोग करते हैं, ये भी सारी चीजें हम देखते हैं। आजकल हमारे पास कई लोग ऐसे पेशेंट्स भी लेके आते हैं कि चलो आपकी ये दवा है तो अच्छा हॉर्स करने के लिए, अच्छा जो है मीन्स गाय की जनरेशन अच्छा करने के लिए, गऊ की जनरेशन के लिए ऐसे आयुर्वेद में कुछ दवाइयां हैं, या हाइब्रिड डॉग्स के लिए भी है ये दवा दे दो कि जिससे हाइब्रिड डॉग्स अच्छे हो जाए। इनके लिए भी दवाइयां देने का अभी समय आ गया है।
प्राणी शास्त्र में भी आयुर्वेद के प्रयोजन कितने अच्छे होते हैं, ये देखने के लिए भी हमारा ये शास्त्र अच्छे से काम करता है, जहाँ अलग अलग प्राणियों की उपमा देके आपको ये सारी चीजें बताई गई है। तो सिर्फ आदमी के लिए नहीं, ये सारी चीजों को देख के अगर हम अच्छे से काम करते हैं, केस स्टडीज देखते हैं, बाकी सारी चीजों को देखते, ओवरऑल रिव्यू लेके देखते हैं, तो फिर जाके हमें इन चीजों से काफी अच्छा फायदा मिलेगा और फिर हम एक यशस्वी या सफल चिकित्सक बनेंगे। हमें भी फॉलो द चिकित्सक होना चाहिए, हमारे कारण वो संतति आगे बढ़नी चाहिए, और ये ज्ञान की संतति जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे पास जो दी है, उसको हम अग्रेसर, उनको हम प्रेषित कैसे आगे लोगों तक पहुंचा सके, ये करने की हमारी ज्यादा जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसलिए धीरे 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 अगर हम जाते हैं, इंटीरियर अप्रोच से सीखते हैं, तो हम आपको थैंक यू करने की जगह शुक्रिया कहेंगे, और शुक्रिया के साथ साथ मैं ये सेशन ओपन करता हूं डिस्कशन के लिए। आपके मन में जो भी शंकाएं शुक्र के बारे में उपस्थित हो या शुक्र व स्रोतस के बारे में उपस्थित हो, उसके लिए हम आराम से चर्चा करेंगे, हर चीज को सोच समझ के अच्छा करेंगे, और आगे आने वाली पीढ़ी में बिल्कुल ही शुक्र दृष्टि न होने की प्रतिज्ञा लेते हुए हम यहाँ अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, द सेशन इज ओपन। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। जिनको भी क्वेश्चंस हैं जिनके, प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। हम फर्स्ट 6-7 क्वेश्चंस लेंगे, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए आप। दीपक, सबका माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। यस, डॉक्टर कमल रहेजा। यस सर। या प्लीज प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने। तो मेरा क्वेश्चन था, आप इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में उत्तर बस्ती सिखाएंगे सर? आप उत्तर बस्ती सीखेंगे? उत्तर बस्ती हाँ, सीख सकते हैं आप। आपको ट्रेनिंग में बता देंगे कि मेल में उत्तर बस्ती कैसे करनी है, या उसको किस ढंग से हमें कौन से ड्रग का किस व्याधि में कैसे उपयोग करना है, तेल की कब देनी है, दूध की कब देनी है, हनी की कब देनी है, कौन से द्रव्य का कैसे इस्तेमाल करना है, सिद्ध क्षीर के कैसे उपयोग कर सकते हैं, या तेलों की या घृतों की उत्तर बस्ती कैसे देख सकते हैं, सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं। आपको कभी शक लगा या कुछ प्रॉब्लम लगा तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, या यहाँ आके देख सकते हैं, या आपको आयुर्विंग्स के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपको उसका सही ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा। आप बता दीजिए, आपके लिए सारी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। जिनकी सर, दो सीखने की इच्छा है उनके लिए हर चीज अवेलेबल है। सर जो 2 डेज की ट्रेनिंग होगी उसमें क्या होगा? तो जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग 2 डेज की सर होगी उसमें वो सिखाएंगे? दिल्ली में रहेगी। जी डॉक्टर कमल उसमें रहेगा, वो दिल्ली में ओके, होगी। सर ऑनलाइन सेशन देंगे, लेकिन वो अलग से दिल्ली में होगी, तो उसमें रहेगा। तो दिल्ली में होगी जी जी। सर? ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर आनंद, आपका जो सवाल है प्लीज। आनंद आनंद जी बोलिए। आप अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, आप बोले ना टेट्राजोस्पर्मिया का रीजन हाँ क्या होता है सर? वेरिकोसिल का प्रॉब्लम से होता है क्या सर? हाँ, उसके बहुत सारे कारण रहते हैं टेराटोजोस्पर्मिया में। जैसे आप देखेंगे शुक्र की उत्पत्ति में ही प्रॉब्लम होते हैं। टेराटो का मतलब होता है मॉन्स्टर जैसा, जिसके 2 हेड हो, 3 हेड हो। मॉन्स्टर अलग अलग रूप में दिखाई देता है ना, नॉर्मल छोड़ के हाँ सर। जितने भी सारे रूप है वो टेराटोजोस्पर्मिया में है। नॉर्मल के एक की हाँ जगह 2 हेड हो, टेल विभिन्न हो, छोटी टेल हो, बड़ी टेल हो, ऐसे ऐसे अलग अलग जो चीजें दिखाई देती है वो सब टेरेटोजोस्पर्मिया में आते हैं। तो इसका सर। मतलब शुक्र की उत्पत्ति जब होती है टेस्टिकुलर पार्ट में, तब वहां उसकी दृष्टि होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उसके कारण ही ये चीजें होती है। जैसे वो टॉक्सिन्स और ये सारी चीजें बताई, पेस्टिसाइड्स बताए, स्ट्रेस बताए, ये सारी चीजें उसके लिए कारण होती है, जो वहां जाके धातु के उत्पत्ति में प्रबाधक रहती है, और वो वहां सर वो बाधन करती है। तो कुछ चीजें
तुरंत करती है और कुछ चीजें जो है वो धीरे धीरे करती है। जैसे आपने देखा होगा कि थैलेडोमाइड करके एक एलोपैथी में ड्रग था, उसको देने से सील लिम जैसे बच्चे पैदा होते थे। हाँ हाँ तो सर। ये भी शुक्र दृष्टि के अलग अलग कारण में, टेट्रोस्पर्मिया के कारण अगर उस वंश से लगभग अगर शुक्र के साथ दुष्ट है तो उससे गर्भ की उत्पत्ति लगभग संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन कई बार अगर ये हो जाता है तो इस प्रकार से उसमें कुष्ठम विरूपम व प्रजायते, ऐसे हमारे इसमें ग्रंथ में बताया गया है कि को विरूप होता है, कुरूप होता है, या उसमें जो कुछ अवस्था है वो अलग से बताई जाए। सर इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या सर आप आयुर्वेद बिल्कुल में? कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं टेरेडोस्पर्मिया में। ओके सर, ठीक है हाँ, सर। हाँ क्योंकि आपको जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर काम करना पड़ता है। वो जर्मिनल एपिथेलियम अगर अच्छा हो जाता है तो ये बिल्कुल अच्छी चीजें हो जानी चाहिए। जैसे शुक्र धातु का जो अग्नि है उसको हमें अच्छा करना है। रस से रक्त मांस अस्थि मज्जा और शुक्र, तो मज्जे के बाद शुक्र अगर आता है तो मज्जा धातु का अग्नि अगर हम अच्छे से इंप्रूव करते हैं तो शुक्र की उत्पत्ति जो है वो सार रूप में अच्छे से होनी शुरू हो जाती है, जो बीज की क्षमता अच्छी तैयार हो जाती है। और वो अगर क्षमता अच्छी हो जाती है तो टेराटोस्पर्मिया जो है ये बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट से ठीक होना संभव है। संभव है सर। सर पर 100% नहीं सर ऐसा? हाँ, क्यों नहीं 100। देखो, हमें तो एक अच्छा स्पर्म चाहिए, वो टेराटोस्पर्म वाले को छोड़ के अच्छा है वो आगे निकल जाएगा और वो कर लेगा। हाँ सर। हमें ओके। सबको ठीक करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ जैसे सर। गली में 10 गुंडे हैं, जो मेन गुंडा है उसको ठीक करेंगे, अपने आप बाकी शांत हो जाते हैं ना। यस सर। हाँ हाँ, सारे को ठीक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एक के बाद बस सारे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो हाँ। शुक्र जाके दुष्ट उत्पत्ति करने वाला नहीं है। लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए वो उससे काफी हद तक मिल जाता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वो दुष्टि है तो उसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई भी केस लीजिए, हम आपको ठीक करके बताएंगे। और ओके आप खुद ओके। ठीक करोगे, हम सिर्फ आपको दवा बताएंगे, आप दे दो, हाँ सोचने की दिशा दे देंगे। हम बोलते हैं ना लोगों को कि सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो किनारे खुद ब खुद मिल जाते हैं। हाँ सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। हम भी आने यस। वाले हैं दिल्ली को। उधर हमको उत्तर बस्ती वगैरह वो लेपन कुछ बोले ना सर, वो हाँ हमको सीखना है सर। हाँ हाँ, आपको सब आयुर्वेद के द्वारा आपको ये प्राविधान होगा, आप हाँ सारी चीजें बिल्कुल सीख सकते हैं। ओके सर। सर थैंक यू सर। यस, धन्यवाद। ऑलवेज वेलकम। हाँ यस। डॉक्टर मानसी, डॉक्टर मानसी, आपने हैंड रेज किया, आपका क्वेश्चन बताइए प्लीज। माइक ऑन कर लीजिए, आप म्यूट पे हैं। आई थिंक नहीं है। डॉक्टर शुभम गुप्ता। यस मैम, हेलो। जी प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए, सर से सर पूछिए। मुझे पूछना था, किसी पेशेंट को वात पित्त जो ग्रहणी है हम्म। और उस रोग की वजह से उसे शुक्र दोष की प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बिल्कुल। हो रहा हो या फिर हम्म प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा हो, तो हमें उसे हम्म किस प्रकार से ठीक करना चाहिए? जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है हम्म। तो इस समय पेशेंट को मोस्टली गैस्ट्राइटिस होता है, हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं, मतलब कि पेट हम्म में कब्ज होना या फिर ढंग से पाचन ना हो पाना, हम्म। ये सही तकलीफ है। तो फिर हम इस पेशेंट को कैसे हैंडल करें, इसका शुक्र दोष का कैसे मतलब कि ट्रीटमेंट करें? सर बहुत आसान है। आप ये समझिए कि जैसे ग्रहणी है तो उसमें पचन, पोषण और विसर्जन तीनों में विकृतियां पाई जाती हैं। जैसे पचन है, ये हमारा जो है ये समान वायु के ऊपर और पाचक पित्त के ऊपर डिपेंड करने वाली चीज है। शरीर का पोषण हमारा व्यान वायु के ऊपर डिपेंड होने वाली चीज है, समान वायु के ऊपर डिपेंड होने वाली चीज है। और विसर्जन जो है ये अपान वायु के ऊपर डिपेंड होने वाली चीज है। तो ये तीन वायु अगर हम ठीक कर सके तो उसके द्वारा ठीक कर सकते हैं।
जैसे बस्ती दम दग रहे, दीपन पाचन घृत जैसे हैं, जैसे गृहिणी में बताई हुई चीजें हैं, जैसे दुरालभादि घृत है, या आप समझिए कि चित्रखादि घृत है, इनका हम अच्छे से प्रयोग करेंगे तो उनकी गृहिणी की भी चिकित्सा हो जाएगी और शुक्र दुष्टि की भी चिकित्सा हो जाती है। मूल कार्य की और कारण की अगर आप समझ के कारण की चिकित्सा करते हैं तो अपने आप कार्य तो ठीक हो ही जाता है। जैसे सूतशेखर जैसा कल्प हमने बताया, जो गृहिणी में या वातज गृहिणी में काफी अच्छा काम करता है, उसको हम दे सकते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो है ये भी काफी अच्छा समय में काम आ सकता है। जैसे अग्नि ज्यादा दुष्ट हो और जैसे कॉन्स्टिपेशन वैरायटी हो तो उसमें अगर हम अग्नितुंडी जैसे वटी दे देते हैं तो उसके कुचला ये वृक्ष भी द्रव्य है, स्टिमुलेशन भी देने वाला द्रव्य है, गृहिणी को रोकथाम करने वाला भी ड्रग है, और गृहिणी के जो कॉन्स्टिपेशन कुछ वैरायटीज वाले वाले हैं उन पेशेंट्स में ये काफी अच्छा काम करता है। वैसे सिद्ध घृत की जो परंपरा है वो इसका उपयोग अगर हम यहाँ करते हैं वो काफी अच्छा मात्रा में चिकित्सा में काम करते हैं। जैसे गृहिणी के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है, जैसे हम लिखते हैं सुवर्ण परपटी, तो सुवर्ण पर्पटी का अगर आप अच्छे से उपयोग करेंगे तो आपको इसमें काफी हद तक लाभप्रद फायदा मिल जाएगा। तो आप सुवर्ण पर्पटी को रसायन के तौर पे अगर उस पेशेंट को आप 74 डेज खिलाते रहते हैं तो आपको काफी, जैसे हम बोलते हैं कि 2 मंडल, एक मंडल 42 डेज का रहता है, क्योंकि हर धातु को अगले धातु में रूपांतरित होने के लिए कुछ 40 डेज का समय लगता है। तो आप 42 डेज के लिए एक मंडल के लिए देते हैं, जैसे आरोग्य बताता है मंडलम सेवितम शेषाम हंति कुष्ठान्य शेषता, वैसे एक मंडल की जगह 2 मंडल आप उसका दवाओं का प्रयोग करोगे, फिर उनको दे देंगे तो उनमें काफी हद तक फायदा हो सकता है। जैसे कूट सिद्ध द्रग सिद्ध घृत दे देंगे या कूट सिद्ध क्षीर दे देंगे, उससे उनको फायदा भी हो सकता है। कई बार गृहिणी में हमें इस प्रकार के अलग अलग गृहिणी वाली दवाओं को सिद्ध करके, कूटज ये वृक्ष भी है और कूटज ये इसमें भी काम करता है, तो किस प्रकार से हर चीज का काम उपयोग करना है कि वहां मधुर तिक्त तिक्त वाला वृक्ष द्रव्य या कटु वृक्ष द्रव्य या अम्ल वृक्ष द्रव्य, मधुर वृक्ष द्रव्य, किस रस का द्रव्य वहां सिलेक्ट करना है ये आपके हाथ में है, ये दे देंगे। जैसे सैंधव ये लवण रस का होते हुए भी वृक्ष है, बाकी लवण अवृक्ष है, ये बात हम मानते हैं। तो इस प्रकार से आहार योजना में उस प्रकार के द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं तो काफी हद तक हमें उनमें भी काफी रिजल्ट दे सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का पेशेंट दे दो, रस से लेकर शुक्र तक धातु बनने की परंपरा अगर आप ठीक कर रहे हो तो आपको क्लिनिकली उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। जैसे मानसिक भाव के कारण उसका पीई है, तो अगर वो ठीक हो रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, बाकी दोषों में अत्यंत आ रहा है, तो उसकी बाकी की चीजें भी काफी अच्छी हो जाएगी, उसके मन में सौमनस्य पैदा हो जाएगा और उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या थोड़ा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो, इन जो मन के भाव के कारण होने वाली चीजें बीमारियां जो है या तकलीफें जो है या लक्षण जो पाए जाते हैं ये भी मीन्स उसके जड़ से ठीक हो सकते हैं। सर अगर हाँ। मैंने पेशेंट को ऑलरेडी 2 महीने से चित्रकादि वटिक पर डाल रखा हो 2 टैबलेट हाँ। बीडी, हाँ। और 1 साल पहले मैंने उसका तक्रवस्ती दिया था मैंने पेशेंट को, हाँ। हाँ। तो क्या मुझे उसे वापस से तक्रवस्ती देना चाहिए? और क्या चित्रकादी सर जैसा भी चित्रकादी वटी अभी उससे गर्मी में उतनी फायदा नहीं करी, उसने बोला हाँ उतना बिल्कुल। उतना उसको पचन चित्रकादी नहीं वटी था। में क्या है कि बाकी क्षार भी है ना, चित्रकार लघु क्षार द्रव क्षार द्रवणतयम, बाकी चित्रकादी वटी के कंटेंट आप देखो तो बाकी भी सारी चीजें है ना, तो उसको आप ठीक करने के लिए उसके साथ साथ परपटी का सुवर्ण परपटी का प्रयोग करो, तो आपको वृक्ष सुवर्ण ये वृक्ष द्रव्य है, तो सुवर्ण के वृक्ष द्रव्य जैसे सुवर्ण के लिए स्वर्ण के इसमें स्निग्धम मेध्यम विष गर हरम, ग्रहणी के दोष के कारण गर विष ये भी एक ग्रहणिका का हेतु रहता है, तो स्निग्धम मेध्यम विषगर हरम बृहणम वृक्षम अग्रम यक्षोन्माद प्रशमनम परम धातु प्रशग्नम, तो इस प्रकार से अगर सुवर्ण भी इन चीजों में आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हो, तो इस सुवर्ण का प्रयोग करो जो सबसे अच्छा वृक्ष द्रव्य हम मानते हैं।
जी सर। तो मतलब कि चित्रगादी वटी भी चलने दो और सुवर्ण परपटी ऐड कर दे हाँ, पेशेंट के स्वर्ण लिए। प्रॉपर्टी आप ऐड कर दो उसके साथ साथ। उसको रसायन काल में आप देना चाहते हो तो वो दे दो, या रख सकते हो कि उसको ये दे दो। और उसको थोड़ा सा आप तक्राहार की जगह सिद्ध तक्र यवागु के ऊपर रखो, मुद्ग युक्त, तो उसको अच्छे से उसका रिजल्ट आ जाएगा। जी सर, थैंक यू और सर। उसके साथ साथ क्षीर का, जैसे घृत का प्रयोग जो उसमें है वो आप अच्छा, अगर चित्रकादी वटी दे रहे हो तो बाद में घृत का प्रयोग करना मत भूलिए। जी सर। थोड़ा जैसे भी अग्नि से दीपन पाचन अच्छा हो जाएगा, तो थोड़ा घृत का स्नेहपान उसको रखिए, क्योंकि स्नेहपान से जर्मिनल एपिथेलियम अच्छा हो जाता है और शुक्र की उत्पत्ति और प्रवृत्ति बढ़ने में काफी मदद होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस, वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। शुभ। सर लास्ट एक क्वेश्चन लेंगे। डॉक्टर बिल्कुल। मानसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, हाउ एवरी धातु इज हैविंग देयर ओन शुक्र धातु, एनी रेफरेंस? यस, जैसे ग्रंथ में और संहिता में बताई है कि हर धातु का अपना अपना अग्नि रहता है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है। एक धातु से दूसरे धातु बनना, ये प्रक्रिया उत्पत्ति की प्रक्रिया है, और हर धातु की उत्पत्ति के लिए शुक्र की जरूरत रहती है। अगर उस धातु, जैसे रस धातु का शुक्र दुष्ट हो गया तो रस का लिम्फोमा हो जाएगा। रक्त धातु की दृष्टि हो गई तो उसको ल्यूकेमिया हो जाएगा। मांस धातु की दृष्टि हो गई तो उसको सार्कोमा हो जाएगा। आस्ती धातु की दृष्टि हो गई तो ऑस्टियोसार्कोमा उसको हो जाएगा। और मास्ते और मांस धातु की दृष्टि में हो जाएगा तो इस प्रकार सेमिनोमा हो जाएगा अगर शुक्र धातु वृश्चिक से। तो इस प्रकार से हर धातु को बनने में शुक्र ये सिर्फ एक धातु नहीं है, शुक्र ये कंसेप्ट है। रीजनरेशन की जो कंसेप्ट है वो शुक्र है। आप कविताएं अच्छा बनाती हो, चित्र अच्छा बनाती हो, कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग है, ये शुक्र धातु का ही कार्य है। आप ओशो जी का साहित्य पढ़ेंगे, ये सब शुक्रसार होने के लक्षण हैं। उनका फोटो देखिए, सौम्य, सौम्य प्रेक्षण, ये जो शुक्र धातु के लक्षण बताए ना, ये सारे लोग बहुत ही क्रिएटिव रहते हैं। वीनस उनका ग्रह रहता है तो क्रिएटिविटी ये उनमें बनी हुई रहती है। तो शुक्र सिर्फ उत्पत्ति के रिलेटेड धातु नहीं है, ये हर चीज को तैयार करने वाले धातु को या संकल्पना को आयुर्वेद में शुक्र माना है। बाकी सिर्फ हम जो आजकल जो देखते हैं वो सिर्फ शुक्र धातु एक धातु के तौर पर रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र के साथ देखते हैं। लेकिन रस की उत्पत्ति अगर नहीं हो रही है, मांस की उत्पत्ति नहीं हो रही, जैसे कुछ पेशेंट हम देखते हैं कि उनका मांस क्षय ही है, तो उनको सिर्फ मांस वृद्धि करने वाले द्रव्य देने के बाद काम नहीं करेगा। लेकिन आप सुवर्ण और मांस विदारी दोनों दे देंगे, फिर उनका मांस बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हर धातुओं में एक धातु की शुक्र की परंपरा रहती है, और उसके कारण ही ये चीजें होना संभव रहता है। हर धातु में, जैसे एक सेल में सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, वैसे हर धातु में भी अलग अलग प्रक्रियाएं रहती है, और उसका नियंत्रण अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में हो जाता है, और वो तीनों दोषों के द्वारा हो जाता है। इसीलिए शुक्र में वात शुक्र के लक्षण, पित्त शुक्र के लक्षण, कफ शुक्र के लक्षण हम अलग अलग पाए सकते हैं। हर चीज में, हर दोष में भी अलग अलग धातुएं होती है। वैसे है जैसे 5 महाभूत रहते हैं, वैसे सप्त धातु रहते हैं, उनका ही सम्मिश्रण है। एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं, लेकिन उसमें प्रायतः जिस धातु का वर्धन हुआ गया हो, बढ़ा हुआ हो, उसको उस धातु से नाम दिया गया। जैसे आप देखेंगे कि रक्त धातु का कार्य जीवन है। जीवन कार्य शुक्र धातु के बिना हो ही नहीं सकता। रक्त की पेशियां कम हो रही है, बोन मैरो से प्रोडक्शन ही उसका कम हो रहा है, तो रक्त के शुक्र कम होने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर रक्त का शुक्र बढ़ाने के लिए रीनल व्याधियों में इरिथ्रोपोएटिक फैक्टर देते हैं, तो वो बढ़ने के बाद उनका रक्त का शुक्र बढ़ने में मदद हो जाती है, धातुएं बढ़ना शुरू हो जाती है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, समझने के लिए कई बार थोड़ा मुश्किल लगता है, और क्लिनिकली ये सारी चीजें समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आप इसको इंटरप्रिट करके उस तरीके से चिकित्सा देके देखो, फिर आपको आसान लगता है, अरे हाँ, इससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो चलो एक कंसेप्चुअल लेवल पे हम सिद्धांत को मान के अगर हम आगे चलते हैं तो शायद पेशेंट को ठीक करने में हम गलती नहीं करेंगे। बस यही एक बात मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ।
थैंक यू सर फॉर वंडरफुल सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी नेक्स्ट हम 10 डेज में फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी पे 10-10 लेक्चर्स रहेंगे, जो स्टार्ट हो रहा है 20th अप्रैल से, एंड टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू सर। यस, थैंक यू, Hello, ma'am. जी Hello, ma'am. शुक्रिया। जी, Ma'am, there is one Question. request from my side. yes, Like, yes, please, hello. yes. Ma'am, can you arrange online videos for the Basti procedures? Because we are not Okay. visiting at Delhi or Okay. nearby. We are not visiting. So can you arrange by paid videos or the Okay, let it me is possible? discuss with the speakers because we have 4 speakers, और मैं सर से डिस्कस करती हूँ फॉर मेल इनफर्टिलिटी, एंड फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर स्वाति मोहिते हैं, उनसे मैं बात करके देन आई लेट यू नो। Surely, ma'am. Sure. Thank you so much, and thank you for such a wonderful session. सर जैसे स्पीकर से इतना इंफॉर्मेशन मिलना काफी, मतलब ये भाग्य की बात है हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा आज का ये फर्स्ट डे था। थैंक यू सर। थैंक यू Yes, डॉक्टर thank you. प्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट